आइए दोस्तों, अपन स्टार्ट करते हैं राजस्थान सुजस। जिस तरह अपने पिछले महीने की सितंबर महीने में वो कंप्लीट की थी, इसी तरह अपन आज ये अगस्त महीने की मतलब रिवर्स में चल रहे अपन। सितंबर से स्टार्ट किया, अगस्त में चलेंगे, फिर जुलाई में चलेंगे। तो ये विशेषांक आया है किसके ऊपर? ये आदिवासी कल्याण के ऊपर आया है, और वो पिछले वाला था टेक्नोलॉजी के ऊपर। तो टेक्नोलॉजी के बारे में अपन ने पूरा पढ़ लिया था। इसी तरह आदिवासी को इनके ऊपर कल्याण के बारे में तो पहले आदिवासी समझना, आदिवासी होते क्या है। आदिवासी क्या है? पिछड़ी जनजाति होती है जो कि अधिकतर जन वनवास में रहती है। इनके पास संसाधन नहीं होते हैं, ये अपने से पिछड़े होते हैं बाकी जनता से। सरकार इनको ऊपर लाने के लिए बहुत सारी योजना चलाती है, अलग अलग क्षेत्र बना रखे हैं। अधिकतर बांसवाड़ा साउथ राजस्थान में, ये राजस्थान का इलाका अधिकतर यहाँ पाई जाती है। आपको बता देता हूँ, ये इधर हो गया चित्तौड़, हो गया प्रतापगढ़, हो गया नीचे, फिर बांसवाड़ा हो गया, इधर साइड में डूंगरपुर हो गया, ऊपर ये उदयपुर हो गया। ये क्षेत्र हो गया, वागड़ हो गया तो नीचे, और ये उदयपुर मेवाड़ क्षेत्र थोड़ा बहुत ये हो गया। और इस साइड में हो गया हाड़ौती। हाड़ौती में 12 क्षेत्र, यहाँ सहरिया जनजाति रहती है। और थोड़ा इधर जैसलमेर की तरफ वगैरह राजस्थान बिखरी हुई है मीणा जनजाति इधर। तो ये जनजाति का अधिकतर मेन तो यहाँ पे बांसवाड़ा क्षेत्र में पाई जाती है। जंगल जहाँ खूब है यहाँ पे, और ये बिखरी हुई रहती है। अलग अलग कॉलोनी नहीं होती, बल्कि इनका बिखरा एक का घर 50-50 मीटर पर मकान होता है, किसी का 100 मीटर 200 मीटर पर मकान होते हैं। तो इनके लिए योजना बनाना अपन को, इनको इंक्लूसिव समाज के, अपन समाज की धारा में, मुख्य धारा में इनको भी लेके आना। तो कैसे क्या लाएंगे, ये सब कुछ अपन पढ़ेंगे कि सरकार क्या कर रही है मुख्य धारा में लाने के लिए, इनका विकास करने के लिए इनको। तो अपन पढ़ेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। और आदिवासी में किसको काउंट करेंगे? आदिवासी में क्या होता है, 0 साल से लेकर मतलब छोटे बच्चे से लेकर बड़े बड़े बुजुर्ग, तो सबको अपन उनके लिए योजना स्टार्ट करेंगे। छोटे बच्चों के लिए क्या कर रही है, पहले स्कूली बच्चों के लिए, फिर कॉलेज बच्चों के लिए, फिर कॉलेज के बाद नौकरियों के लिए क्या कर रही है, फिर बड़े लोगों को क्या कर रही है, किसान विसान खेती करते हैं उनको, भी बड़े बुजुर्ग हो उनके लिए। तो 0 से लेकर मरने तक, जन्म से मरने तक का सब कुछ आदिवासी क्षेत्र में जो लोग होते हैं उनके लिए क्या योजना है, इसका अपन आकलन करेंगे। थोड़ा माइंड मेड हो गया तो अपन ये स्टार्ट करते हैं। तो आदिवासियों का लघु कुंभ सीताबाड़ी मेला लगता है। तो आपको पता है ये राजस्थान का मैप हो गया, यहाँ पर आदिवासी इलाका हो गया राजस्थान में। यहाँ पर हाड़ौती क्षेत्र में 12 जिला है। यहाँ पर कुंभ लगता है, आपको पता है बेनेश्वर में, बेनेश्वर धाम। बेनेश्वर धाम कहाँ लगती है? डूंगरपुर में। तो यहाँ बड़ा कुंभ है, तो यहाँ दूर दूर पड़ता है यहाँ से 12 से। तो इन्होंने सोचा अपन यहीं पे अपन छोटा सा कुंभ बना लेते हैं। तो इन्होंने यहाँ से स्टार्ट कर दिया, इसलिए लघु कुंभ हो गया। जैसे अपने राजस्थान में हाई कोर्ट है जोधपुर में, इसकी एक पीढ़ी यहाँ बना दी जयपुर में। इसी तरह यहाँ पे बड़ा कुंभ यहाँ पे होता है, छोटा कुंभ यहाँ पे हो गया सहरिया जनजाति का। इसको याद कैसे रखेंगे? सहरिया जनजाति, सीता से हो गया सहरिया, बारी से हो गया 12। सहरिया जनजाति का 12 मेला लगता है। चलो ये याद हो गया ना, फिर आगे बढ़ते हैं। ये सारणी बना रखी है, तो इसमें कहाँ क्या अपन पढ़ेंगे आपको पता चल जाएगा। फिर इसमें लेखक ने बता रखा, संपादक ने, कि आदिवासी कल्याण के लिए सरकार क्या कर रही है। तो पूरा अपन पढ़ लेंगे, अपन को पता चल जाएगा सर क्या कर रही है, सरकार क्या कर रही है। तो अभी अमृतकाल चल रहा है, एक अमृत महोत्सव और एक अमृत काल है। काल का मतलब होता है, आपको शब्द से पता चल रहा है, काल यानी लंबा समय होता है। तो ये लगभग 25 साल का होगा। 75वें साल से लेकर 100वें साल आज़ादी के ये मनाया जाएगा, 25 साल तक चलेगा ना। और ये अमृत महोत्सव ये खाली 1 साल के लिए होगा, 75वें ईयर के लिए। अगला 15 अगस्त 2023 आएगा, तब तक ख़त्म हो जाएगा। और अमृतकाल तो कंटिन्यू चालू रहेगा जब तक 100 साल पूरे नहीं हो जाए आज़ादी के। तो इस तरह है, याद रखना। और विश्व आदिवासी दिवस आगे पढ़ेंगे इसको, और बांसवाड़ा मानगढ़ धाम में गुरु गोविंद जी से संबंधित ये भी आगे पढ़ेंगे। फिर आगे चलते हैं। अब देखते मैंने आगे ऊपर बताया था, इस तरह का बच्चे से लेकर बड़े बुजुर्ग को साथ में लेकर चलना। तो सरकार इनके लिए क्या काम कर रही है, अग्रसर राजस्थान तो अग्रसर कैसे हो रही है ये देखना है। तो इनको मुख्य धारा में लाना है। तो सबसे पहले क्या करेगी, शिक्षा से साकार होगा जनजाति के सपना। तो जनजाति में क्या होता है, देखो अपन यहाँ बैठे जयपुर में, बल्कि कहीं पे मेन सिटी में बैठे ना, अपन जनजाति के बारे में पता करना कैसे चलेगा? वहाँ जाना पड़ेगा। और वहाँ तो अपन टेम्प्रेरी जाएंगे, 1-2 महीना रहेंगे। वही सा आदमी जो पैदा हुआ, बच्चा वहीं से निकला है,
तो उसी को अपन पढ़ाया लिखा है, उस समाज में वो वहाँ से परिवेश से आया हुआ है, तो वो अपन को अच्छे से बता सकता है कि वहाँ पे क्या चाहिए, वहाँ की समस्या वो खुद जान बताएगा अपन को। उसको मुख्य धारा में लाएंगे, एजुकेट करेंगे, स्कूल में पढ़ाएंगे, फिर कॉलेज में पढ़ाएंगे, फिर सरकारी नौकरी के लिए उसको तैयारी करवाएंगे, संसाधन देंगे, सब कुछ करेंगे। उसके बाद वो अधिकारी बनेगा, अफसर बनेगा, फिर कैबिनेट में जाएगा, और कैबिनेट में जाकर वो खुद पॉलिसी बनाएगा उनके लिए कि भाई आदिवासियों के लिए क्या करना है अपन को। तो इस तरह अपन को सरकार के बारे में, सरकार क्या सोच रही है, सरकार को ये गाइड करेगा, ये बड़ा होके सरकार को आगे योजना बनाने में सहायता करेगा। तो शिक्षा साकार होगा जनजाति का कल्याण सपना। तो उनको शिक्षित करेंगे। जनजाति समुदाय में शिक्षा बहुत कम है, अनएजुकेटेड लोग ज़्यादा है, तो सरकार प्रतिबद्ध होगी तभी काम होगा। तो कैसे करेंगे, छात्रावास बनाएंगे, आवासीय विद्यालय बनाएंगे, क्योंकि आदिवासी इलाकों में एक घर यहाँ पे, एक घर यहाँ पे, गाँव में दूर दूर होते हैं, एक गाँव में 4-5 घर होते हैं। स्कूल खोलना ही दूर की बात है, बहुत बड़ी बात है, 10-15 किलोमीटर में मिलता है, आने जाने के साधन नहीं होते हैं, जंगल वाला इलाका है, रास्ते नहीं होते हैं। रास्ते मिल जाए बड़ी बात है, बस से संसाधन तो अलग बात है, रास्ते नहीं मिलते ये बड़ी बात है बहुत। तो आना जाना अप डाउन नहीं हो पाता इनसे दिन में रोज़ स्कूल में। तो ऐसा क्या है कि इनके एरिया के क्षेत्र में तहसील वहसील में अपन आवासीय विद्यालय खोल देंगे, जहाँ पे के लड़के रहेंगे और यहाँ पे स्टडी करेंगे। 7 दिन तक रहेंगे, 10 दिन तक अपने, फिर 7वें दिन अपना घर चले जाएँ छुट्टी मनाने, वापस आ जाएँ, कंटिन्यू मतलब पढ़ाई भी होती रहे, आवासीय खाने पीने का सब कुछ मिल जाए संसाधन। तो इस तरह ये पढ़ेंगे और पढ़े लिखेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो इनके लिए आवासीय विद्यालय स्टार्ट किया जाए और छात्रावास स्टार्ट किया जा रहा है। फिर स्कूटियाँ भी दी जा रही, मतलब सड़कें उपलब्ध है वहाँ पे, तो स्कूटियाँ वितरित कर दो, तो आराम से आ जा सके और एजुकेशन ले सके। तो ये सिंपल बात है। फिर आगे चलते हैं, इंटीग्रेटेड स्मार्ट क्लासरूम शिक्षण। इंटीग्रेटेड मतलब अपन खुद कोई उदयपुर, जयपुर, जोधपुर में बैठ के इंटीग्रेटेड ऑनलाइन क्लास ले रहा है, सब कुछ बढ़िया क्लास मिल रही है, इनको भी इस मुख्य धारा में लेके आना है। तो इनको एजुकेशन देने के लिए अपन सब कुछ स्मार्ट क्लास वगैरह, आश्रम क्लास, छात्रावास में स्टार्ट करेंगे। अच्छी बढ़िया एजुकेशन देनी पड़ेगी शिक्षक को, छात्रावास में अधीक्षक को। तो टेक्नोलॉजी का यूज़ करके प्रशिक्षण देना ज़रूरी है इनको भी। फिर आगे क्या है, कोचिंग के साथ इस तरह सुविधा भी, कोचिंग तो कर ही रहे हैं, इसके साथ उनको समाज में किसी के रहना, मतलब समाज मतलब जो इलाइट, मतलब जो पढ़े लिखे हो गए, आगे बढ़ गए, तो उनको भी आगे स्वच्छता के बारे में बताना, अच्छा पानी पिलाना। क्योंकि पहाड़ी इलाकों में साउथ मतलब वागड़ क्षेत्र में अधिकतर फ्लोराइड की समस्या है, तो उनको भी RO वाला पानी मिलेगा तो पानी सही मिलेगा, शरीर सही रहेगा तो मन स्वस्थ, शरीर स्वस्थ तो माइंड भी चलेगा। और सैनिटरी नैपकिन, यहाँ पे बहुत ये मतलब आदिवासी इलाके में रहते हैं, इनको क्या पता चलेगा सैनिटरी नैपकिन, पहली बार देखेंगे बहुत तो लाइफ में। तो इनको दिया जा रहा है, समस्या आती है लड़कियों को, औरतों को, तो अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है, दिया जा रहा है। फिर आगे चलते हैं, प्रशासनिक व नीट परीक्षा की कोचिंग। तो इनको नीट परीक्षा हो गई, प्रशासन मतलब स्कूल कॉलेज हो गया, उसके बाद प्रशासन गवर्नमेंट जॉब में अधिकारी लेवल की जॉब दिलाने के लिए कोचिंग भी दी जाएगी। मुख्यमंत्री के द्वारा अनुप्रति कोचिंग योजना प्रारंभ कर दी गई है। UPSC की लेवल की, RPSC लेवल और राज्य कर्मचारी की सभी कोचिंग को कराई जाएगी। और 200 जनजातियाँ यहाँ पे स्टार्ट की गई थी, नीट की ऐसी कोचिंग वगैरह सब कुछ दी जा रही है, ताकि पढ़े लिखे ये भी मुख्य धारा में आए, फिर योजना बनाए, आगे पॉलिसी बनाए गवर्नमेंट की तरफ से, तो ये आगे से बता सके, इनका प्रतिनिधित्व बता सके कि हमको हमारे क्षेत्र में ये करना है, हमने ज़िंदगी यहाँ से काटी है, इसलिए हमको पता है, ये बात है। फिर शैक्षणिक सुविधा का विस्तार। तो शैक्षणिक सुविधा का विस्तार कैसे करेंगे, हर जगह एजुकेशन नहीं था, तो हर क्षेत्र में जहाँ छोटे मोटे इलाकों में एजुकेशन प्रोवाइड किया जा रहा है, स्कूल विद्यालय खोले जाएंगे तो एजुकेशन का विस्तार हो जाएगा, ये बात है। पहले तो मुख्य जिलों के केंद्र में था, अब जिलों के ब्लॉक में पहुँचा देंगे, ब्लॉक से गाँव में, ग्राम पंचायत में सब जगह पहुँचाएंगे तो विस्तार हो जाएगा, ये बात है। माँ बाड़ी केंद्र क्या होता है, जिस तरह देखो माँ बाड़ी केंद्र में क्या है, इनफॉर्मल एजुकेशन प्रदान की जा रही है। जिस तरह जैसे कि कोई दोस्त आपको पढ़ाता है तो वो टॉपिक आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाता है। मैं पढ़ाऊँगा, जैसे कोई टीचर पढ़ाता है तो वो एक तरह औपचारिक लगता है, वो आदमी बोर हो जाता है, यार 1 घंटे क्लास बहुत बड़ी लगती है। कोई दोस्त समझाता है तो एक ही बार में एग्ज़ाम के एक दिन पहले एक रात में पढ़ाएगा तो आपको एग्ज़ाम में पास होके आ जाओगे, ऐसा भी होता है। ये दोस्त एकदम अपने मन से देसी तरीके से पढ़ाता है, इनफॉर्मल तरीके से, तो देसी तरीके से पढ़ाने से क्या याद हो जाता है। इसी तरह
माँ बाड़ी केंद्र स्टार्ट किए। तो ये देसी तरीके से पढ़ाएंगे लोकल लोगों को, दोस्त की तरह, माँ की तरह। तो माँ बाड़ी केंद्र हो गया। तो ये कहाँ कहाँ पे स्टार्ट किया है? राज्य सरकार कार्यकाल में अनुसूचित क्षेत्र हो गया, टीएसपी एरिया, और माडा क्षेत्र, जैसे माडा क्षेत्र इधर हो गया, ये टीएसपी एरिया हो गया इधर, और शहरी क्षेत्र यहाँ पे स्टार्ट किया गया माँ बाड़ी केंद्र। तो कितने चल गए पे आसपास 214 के आसपास चल रहे हैं, और नवीन और खुल गए 250। तो माँ बाड़ी केंद्र बढ़िया इनफॉर्मल एजुकेशन होता है, ये बहुत बढ़िया चीज़ होती है जो कि आसानी से याद रहती है लंबे टाइम तक देसी तरीके से। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस क्या होता है? जिसमें कि सपोज एक जगह मिल जाए अच्छे लेवल का, हाई लेवल का, इंटरनेशनल लेवल की चीज़ें, तो एक्सीलेंस स्टार्ट किया जा रहा है। जी नेट हो गया, जी हो गया, आरएस, आईएएस और अन्य परीक्षा के लिए एक्सीलेंस का निर्माण कराया जाएगा। अत्याधुनिक सुविधा से युक्त सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जनजाति बोले के छात्रावास का निर्माण किया जा रहा है। तो ये काम पर किया जा रहा है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस चित्रकूट नगर भुवाना, और भुवाना का पड़ता है उदयपुर के अंदर। उदयपुर सिटी है, शहर, उदयपुर जिले के अंदर भुवाना, यहाँ पे किया जा रहा है। क्वेश्चन बनेगा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ बना गया? तो भुवाना का चित्रकूट नगर उदयपुर में। फिर आगे चलते हैं। ऑपरेशन विद्याभूमि, मतलब विद्याभूमि का ऑपरेशन कर दिया। कैसे किया कि इसका पहले जगह थी ना, आवासीय विद्यालय था, और छात्रावास जो थे उसको आवंटित राजस्व रिकॉर्ड में डाल दिया। पहले राजस्व रिकॉर्ड में नहीं थे तो सरकार कोई घोषणा नहीं कर सकती, इसको सहायता नहीं कर सकती थी। तो जैसे राजस्व रिकॉर्ड में आ जाएगा, सरकार के आंखों में आ जाएंगे, रिकॉर्ड में आने के बाद सरकार सहायता कर सकती है इनको, आवासीय विद्यालय को और छात्रावास को। तो ये बहुत बढ़िया बात हो जाएगी। तो ऑपरेशन विद्याभूमि बहुत बढ़िया, जो लिस्ट में आ जाएंगे तो सरकार सहायता करना चाहे तो भी कर सकते हैं। फिर आगे क्या, कौशल, मतलब कौशल संभालने के लिए कैरियर भी है, आगे चीज़ें हैं। फिर कौशल भी आगे बढ़ाना है, और खेल में लेकर रहे जनजाति प्रतिभाएं। अपन कह रहा है समूह आदिवासी का पूरी तरह से विकास करना। तो एजुकेशन की बात तो ऊपर हो गई, अब यहाँ चल रही है खेल की। तो खेल के लिए सरकार क्या कर रही है? खेल में जो राज्य मंत्री अर्जुन सिंह बामणिया है ना, अर्जुन मतलब उनका नाम है अर्जुन सिंह बामणिया, ये यहाँ पे देख रहे हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का अपनी पहचान बना चुके जनजातीय खेल रत्न श्री लंबाराम और ध्रुवचंद दामोदर के क्षेत्र में जनजाति प्रभाव निकालने में जनजातीय क्षेत्र के विकास के माध्यम से सतत प्रयासरत हैं। तो ये देखे खेल के क्षेत्र में क्या करें, जैसे अंतर्राष्ट्रीय लेवल की हॉकी अकेडमी बना रखी है, इंटरनेशनल लेवल की, देश की नहीं, राज्य की नहीं, बहुत बड़ी इंटरनेशनल लेवल की। यानी ये आदिवासी इलाके से लड़के सीधे इंटरनेशनल लेवल पे ओलंपिक में जा सकते हैं, ये बात कही गई है इसमें। तो उस तरह का इनका वातावरण मिलना चाहिए, संसाधन मिलने चाहिए। तो कहाँ पे स्टार्ट की गई? जनजातीय क्षेत्र का अपने उदयपुर में, मेन यहाँ पर उदयपुर मेन सिटी पड़ती है, यहाँ पे होगा। तो उदयपुर में क्या किया? उदयपुर में बालक बालिकाओं के लिए हॉकी अकेडमी प्रारंभ की गई है ना। कहाँ पे की गई? हॉकी, उदयपुर में। फिर राष्ट्रीय स्तर के कोच हैं, छात्र छात्रा को दे रहे हैं, एजुकेशन दे रहे हैं, प्रशिक्षण ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो एक क्वेश्चन आता है, राज्य क्रीड़ा परिषद कहाँ पे है? जयपुर में। खेल गाँव कहाँ है? उदयपुर में। तो इसके द्वारा इस जगह पे, मतलब उदयपुर में, जयपुर की जो राज्य क्रीड़ा परिषद है उदयपुर के अंदर खेलगांव में हॉकी स्टेडियम पर क्या कर रही है? इनको प्रशिक्षण दे रही हैं 70 लड़कों को, ये वाली। और कौन दे रहा है? ओलंपिक अवार्ड मिला हुआ, किसको मिला हुआ? ध्यानचंद, अशोक ध्यानचंद को अवार्ड मिला हुआ ओलंपिक हॉकी में। ये अपन को कोच कर रहे 70 लड़कों को, मतलब ये खर्चा उठा रही है। इस जगह पे हो रहा है खेलगांव उदयपुर में, और हॉकी एस्ट्रो टर्फ। अब ये इंटरनेशनल लेवल की बात चल रही है, तो एस्ट्रो टर्फ तो आएगा ही भाई। हॉकी एस्ट्रो टर्फ, एस्ट्रो टर्फ क्या होता है? गार्डन के अंदर घास होती है इस तरह की, छोटी सी, 2 mm की होती है, या 2 सेंटीमीटर की होती है ना घास, गद्दे टाइप लगती है अपने बिस्तर की तरह। तो नेचुरल नहीं होती बल्कि आर्टिफिशियल होती है, आर्टिफिशियल में कृत्रिम रूप से घास बनाई जाती है। इसको बोलते हैं एस्ट्रो टर्फ, जो कि फिक्स रहती है, एक जैसी पूरे के पूरे हॉकी के मैदान में रहती है, अपने को दिखाई देती है। ये हॉकी का मैदान ये हो गया। ये घास की कभी कभी लकीरें दिखाई देती है इस तरह की, ये
तो ये एस्ट्रोटर्फ की बनी होती है, अलग अलग कलर थोड़ा कम ज़्यादा हो जाता है। ये एस्ट्रोटर्फ घास होती है, ये घास यहाँ पर उगी रहती है, सेक्शन में दिखाई देती है। जिस तरह पर कोई कारपेट बिछाते, कारपेट की तरह इसको बिछाया जाता है घास को, एस्ट्रोटर्फ। फिर आगे चलते हैं। खेल छात्रावासों को संबल किसको मतलब संभालना। तो जैसे विद्या संबल योजना में विद्या को संभालने के लिए गेस्ट फैकल्टी आती है, उसी तरह छात्रावासों को संभालने के लिए क्या आएगा, इनको संभालने के लिए क्या किया जा रहा है। छात्रावासों में ये एजुकेशन प्रोवाइड किया जा रहा है, ट्रेनिंग वगैरह दी जा रही है अलग अलग जिलों में, इंडोर स्टेडियम बना के, मतलब लड़के पीछे ना छूटे, इनको एजुकेशन दिया जाए। तो जैसे एजुकेशन में विद्या संबल में तो विद्या लेने वाले थे पर देने वाले नहीं थे, तो इसी तरह इसमें खेलने वाले तो हैं पर खिलाने वाले नहीं है, लोकेशन नहीं है, संसाधन नहीं है। तो ये इंडोर स्टेडियम वगैरह बना दिया, यहाँ से मिलेगी। और 6ठी से 12वीं कक्षा के जनजाति खिलाड़ियों उनको प्रवेश दिया जा रहा है, किसमें, खेल छात्रावासों में संबल दिया जा रहा है। 6ठी से 12वीं तक के जनजाति क्षेत्र के खिलाड़ी इसमें प्रवेश कर सकते हैं। फिर मेले और पर्वों पर खेल स्पर्धाएँ। तो आदिवासी का प्रमुख मेला लगता है बेनेश्वर धाम डूंगरपुर में, है ना, माई नदी के किनारे। 3 नदियाँ मिलती हैं, माई सोम जाकम। तो ये खेल स्पर्धाएँ आयोजित किया थी, वहाँ पे छोटे मोटे गेम भी होते हैं। और तो ये बहुत अच्छी बात है। ये कराता कौन है, ये खेल कौन करवाता है, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग। जनजाति क्षेत्र के इधर आएगा, जनजाति जहाँ सबसे ज़्यादा रहती है यहाँ पे रहती है, तो उदयपुर में संभाग में, इस संभाग में सबसे ज़्यादा रहती है, तो यहाँ पे क्षेत्रीय विभाग आ जाएगा उदयपुर में। फिर जिला प्रशासन डूंगरपुर क्यों लिया, क्योंकि बेनेश्वर कहाँ पड़ता है, डूंगरपुर में पड़ता है, बेनेश्वर मेला। फिर राज्य क्रीड़ा परिषद, राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद जयपुर वाला, ये मिलके तीनों मिलके यहाँ पे गेम आयोजित करवाते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर नगद पुरस्कार भी दिया जाता है। और आधार संरचनाओं का विकास हो रहा है यहाँ के सब जगह, एकलव्य महाविद्यालय वगैरह, एकलव्य कॉलेज वगैरह बन रहा है, आवासीय विद्यालय बन रहे हैं। तो इस तरह सरकार कुछ न कुछ कर रही है, जो बात है वो बता रही है। अब आगे बच्चों की बात हो गई, खेल की बात हो गई, एजुकेशन की बात हो गई, अब किसानों की बात चलेगी। अब किसानों में क्या होता है, खेती करता है, और खेती में क्या होता है, खाली खेती नहीं करता, खेती के साथ वो उद्यान बगीचे का काम भी करता है, पशुपालन भी करता है, और विपणन, कृषि विपणन का काम भी करता है, वो देने का वो भी करता है। तो इन सब में इनको आगे बढ़ाना है। ये भी आदिवासी क्षेत्र में होती है खेती, तो इनको बढ़िया किस्म के बीज उपलब्ध कराना, क्योंकि इनको पता नहीं है बीज कैसे क्या होते हैं। तो आजकल संकर वाला हाइब्रिड आ रहे हैं, तो इनको पास ना तो पैसे होते हैं ना कुछ होता है, टेक्नोलॉजी होती है, तो इनको प्रोवाइड कराना, उनको मुख्य धारा में लाना सरकार का काम है। तो सरकार का काम भी है, और ये काम करेगी तो तारीफ भी करेगी खुद की। इसलिए आगे देखते हैं क्या क्या तारीफ कर रखी है सरकार ने। चलो आगे बढ़ते हैं। सरकार ने तारीफ कर रखी है कि हमने निःशुल्क संकर मक्का बीज की मिनी किट प्रोवाइड किया, 5 किलो प्रति कृषक, एक किसान को 5 किलो को दिया। और वैसे 5 किलो का आता है, मतलब 300 रुपये किलो का बीज आता है, 300 रुपये किलो का मक्की का बीज आता है। पता है आपको, जो खेती करता है उसको पता है। खाने के मक्के लाते हैं वो तो 22 रुपये किलो मिलती है अपन को। वो जो बीज के लिए आती है हाइब्रिड संकर मक्की, वो लगभग 300 रुपये किलो आती है, और 5 किलो के हो गए 1500 रुपये हो गए। तो मतलब 1500 रुपये का फ़ायदा दे रही, मतलब मुफ्त में दे रही सरकार 1500 रुपये का 5 किलो का। तो ये बात है कि फ्री में इसलिए दे रही, वरना 22 रुपये किलो होता तो सरकार क्यों देती। 22 रुपये तो इतना, 110 रुपये सरकार किसान खुद ही ले गए आते 110 रुपये में, तो 1500 रुपये लग रहे, इसलिए सरकार दे रही 5 किलो का फ़ायदा। 300 रुपये भी लग सकते हैं, 400 रुपये भी होते हैं किसी बीज के, किसी के 500 रुपये भी होते हैं। तो ये बात है, इसलिए सरकार निःशुल्क दे रही है, वरना सस्ता होता तो लोग खुद ही लेते एक दिन की मेहनत में। फिर आगे चलते हैं। सामुदायिक वन अधिकार विकास योजना लाई। सामुदायिक विकास में क्या, परंपरागत सामुदायिक विकास, समुदाय में ये एक्ट आया था 2006 में, कौन सा, वनवासी अधिनियम 2006 का ना, अनुसूचित जनजाति एवं अपरंपरागत वन निवास अधिनियम 2006। इसमें क्या है कि वन अधिकार दे रखे, इनको कुछ भी वन में रहते हुए राजस्व में अंकन किया जा रहा है। जंगल में रहेंगे इनको अधिकार मिल जाएंगे। तो
तो ये बात है, ये आगे और कभी आएगा टॉपिक तो अपन पढ़ेंगे। अभी आगे चलते हैं। वन धन विकास केंद्र। वन धन क्या, वन में जो वन के अंदर मतलब ये वन में रहते हैं आदिवासी लोग, तो वन के अंदर कुछ भी पैदा होता है, बाँस हो गया, फल फ्रूट वगैरह हो गया, स्पेशल चीज़ें, तो ये धन इनका ही रहेगा क्योंकि ये पैदा करते, ये ध्यान रखते सब कुछ, तो इनका ही धन है। और ये आगे अपना इंडिया के मार्केट में, विदेशों में बेच सकते हैं। तो बेचने के लिए इनको क्या है कि एक सर्टिफिकेट भी मिलना चाहिए कि भाई हाँ वास्तव में यार सही चीज़ बेच रहा है ये भी। तो जनजाति के प्रयोग लघु वन उपजों का मूल्य संवर्धन का मार्केटिंग बेहतर अवसर सृजित किया जा रहा है। और इसमें कौन आगे आ रहा है? ट्राइफेड। ट्राइफेड क्या है? ट्राइबल फेडरेशन से रिलेटेड एक फेडरेशन बना रखा है, जिसमें अभी तक इतने विकास केंद्रों का निर्माण कर चुके हैं। मतलब इतना ये आदिवासी क्षेत्र है यहाँ पे, तो अलग अलग जगह छोटे छोटे इलाके, अलग अलग पंचायत मान लो, कुछ मान लो दुकान की तरह विकास केंद्र बना रखे, यहाँ पे अपन अपने प्रोडक्ट को जमा करके और रिसिप्ट वगैरह ले सकते हैं, आगे बेच सकते हैं। ये बात है। तो ये बात हो गई। फिर आगे चलते हैं। किसानों की बात होगी। अब आगे सबको जल पे पहुँचाना है, और मकान सबके दूर दूर होते हैं, किसी के 200 मीटर, 400 मीटर, 500 मीटर पे होते हैं। तो नल कनेक्शन, रास्ते नहीं होता, पहली बात है, रास्ते नहीं होता, रास्ते को तो छोड़ो, नल कनेक्शन को तो छोड़ो, रास्ते नहीं मिलता जाने का इधर उधर। तो इधर कनेक्शन देना बड़ी बात है। बोरवेल लगाएंगे तो मोटर गाड़ी वाड़ी को जाना भी बड़ी बात है, क्योंकि पहाड़ी इलाका, ऊपर नीचे पहाड़ियाँ होती, छोटी मोटी ऐसे छोटी छोटी टावरें होती हैं, तो कैसे क्या गाड़ी जाएगी पानी को। तो यहाँ पर ये सरकार तो भी इसमें प्रतिबद्धता दिखा रही है कि हम कर रहे हैं काम, कटिबद्ध है। तो संभाग में जनजाति बस्तियाँ बिखरी हुई है और पहाड़ी क्षेत्र में निवास होते हैं, तो इनमें अलग अलग तरीके से पानी पहुँचा रहा है। कहीं पंप लगा देंगे, पंप और टैंक बना देंगे, कहीं पाइप लगा देंगे, कहीं पनगढ़ बिजली का लगा देंगे, कहीं ट्यूबवेल लगा देंगे, ओपन माइस एसेसरीज विद्युत कनेक्शन सहित। मतलब किसी न किसी तरीके से बहुत सारा ऑप्शन, ओपन माइंडेड होता है ना एक तरीका, तो जिसके पास जहाँ पे जो तरीका पसंद आएगा वो लगा देगा। पंप वाला हो गया तो पंप वाला लगा देंगे, और जहाँ थोड़ी कॉलोनी बसी हुई है छोटी मोटी, तो वहाँ पाइप कनेक्शन कर देंगे। पनगढ़ हो गया था, दूर दूर हो गया तो पनगढ़ लगा देंगे, ट्यूबवेल भी लगा देंगे, और ओपन में एसेसरीज मतलब विद्युत कनेक्शन सहित ये कर देंगे। और पाइपलाइन बहुत घनी आबादी, तो पाइपलाइन से घर में कनेक्शन पहुँचा देगा। ऐसे होगा, हेडपम्प वगैरह लगा देंगे ग्रामीण क्षेत्र में। लाइट वाइट नहीं आएगी तो भाई हेडपम्प से पानी पड़ सकते कम से कम, ये बात है। तो इनमें पानी की व्यवस्था हो गई। आगे फिर आगे चलते हैं। वृहद मध्यम व लघु सिंचाई परियोजना नहर प्रणाली का रखरखाव और संसाधन बजट उपलब्ध कराया जाए। मतलब इन क्षेत्रों में पहाड़ होते हैं, छोटे छोटे बहुत सारे पहाड़ होते हैं। बांसवाड़ा डूंगरपुर में पानी भी होता है, पहाड़ से क्या बीच में नदी नाले बहते रहते हैं, उनमें छोटे छोटे बांध निकट बना दिए, पानी की व्यवस्था यहाँ से हो जाएगी, ये बात भी की जा रही है। फिर आगे चल रहा है। राजस्थान सरकार जोधपुर संभाग में मारवाड़ जनजाति विकास केंद्र का निर्माण कर दिया है। जोधपुर संभाग में तो उधर भी रहते हैं जनजाति, तो उधर भी इसका माडा का गठन किया गया है। तो ये सरकार बता रही हमने ये किया है, आपको याद रखना। अब इनको कुपोषण निवारण के लिए क्या कर रही है सरकार? जनजाति परिवार के कुपोषण मतलब उनके शरीर में सुपोषण मतलब संतुलित आहार नहीं मिल रहा था, उसको प्राप्त करने के लिए क्या किया जा रहा है? प्रति व्यक्ति 250 मिलीलीटर देशी घी मतलब जनजाति लोगों को सरकार की तरफ से दिया जा रहा है। 1 पाव देसी घी, 500 ग्राम दाल, आधा किलो, और 500 मिलीलीटर सोयाबीन का तेल निःशुल्क दिया जा रहा है, सरकार दे रही है, ये बात है। और ये कतौड़ी जनजाति हो गया, सहरिया जनजाति हो गया, खेरवा जनजाति, ये परिवार लाभान्वित हो रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा गरीब है, इसलिए इनको फ्री में 1 पाव हो गया, आधा किलो दाल, घी, दाल और सोयाबीन तेल दिया जा रहा है सरकार की तरफ से। बहुत बढ़िया बात है, देना चाहिए। और एजुकेशन में क्या क्या कर रखा है सरकार ने? एकलव्य मॉडल रेजिडेंटल स्कूल खोल रखे हैं, RCC टैंक वगैरह बना रखे हैं, आवासीय विद्यालय बना रखे हैं। इस तरह सरकार ने काम कर रखा है। फिर आगे चलते हैं। ये कंप्लीट हो चुका है, मतलब सरकार ने अपनी तारीफ कर दी है, सरकार ने क्या क्या काम किया, तो अग्रसर हो रहा है। ये आपको याद रखना है कि बच्चे से लेकर बड़े बुरे बुजुर्ग किसान सबको सम्मिलित करते हुए सरकार क्या क्या काम कर रही है, उसके बारे में सरकार ने इसमें अपनी पीठ थपथपाई है। फिर अपन आगे चलते हैं।
ये विशेषांक आदिवासी के ऊपर आया था, इसलिए अपन आदिवासी के बारे में पढ़ रहे हैं। 10 पेज हो गए और चलेंगे 11 पेज पे। फिर आदिवासियों के समग्र कल्याण को समर्पित राजस्थान सरकार है ना। कैसे? तो अभी आदिवासी दिवस आया था 9 अगस्त को। 9 अगस्त को आया था ना, पूरे विश्व में मनाया गया। ये 9 अगस्त को पूरे विश्व में आदिवासी दिवस। तो इस वर्ष की थीम क्या थी? पारंपरिक ज्ञान के संरक्षण और प्रसारण में आदिवासी महिलाओं की भूमिका है। ये ध्यान रखना, महिला, क्योंकि पुरुष तो कहीं ना कहीं काम धंधे करने चले जाते हैं, पर महिला उसी क्षेत्र में रहती है, उसका माइग्रेशन नहीं होता है। बाकी लोग लड़के आजकल माइग्रेट करने लग गए, तो महिला वहीं पे रहती है, उनको अच्छे से ज्ञान होता है, उनको भाषा भी बहुत अच्छे से आती है, आदिवासी वाली भाषा, लोकल लैंग्वेज। तो आदिवासी भाषा दशक का मतलब 10 साल, तो 2022 से लेकर 2032 तक पूरे 1 दशक तक मनाया जाएगा। ये दशक मनाया जा रहा है संयुक्त राष्ट्र की तरफ से। तो ये बात कही गई 2022 की, ये थीम है आदिवासी महिला को फोकस में करके है, स्वदेशी आदिवासी महिला की भूमिका। तो महिला तो बहुत तरह की होती है। स्वदेशी, देखो स्वदेशी अपन पूरे इंडिया वालों को नहीं कह सकते। स्वदेशी वही है जो अपने देश, यानी कि देश का मतलब ये नहीं कोई कंट्री हो गया, देश का मतलब अपने क्षेत्र का। और क्षेत्र में कौन रहती है? आदिवासी महिला। वो जंगल में रहती है, हमेशा ज़िंदगी भर जंगल में रहेगी, तो वो होगी देसी। बाकी सिटी में रहने वाली आज यहाँ कल वहाँ पे परसों कहीं कहीं जाती रहती है, वो देसी नहीं होती है। देसी होती है आदिवासी महिलाएं। तो इनको पूरा नॉलेज होता है आदिवासी क्षेत्र का, जो कि उसी क्षेत्र से जुड़ी रहती है आदिवासी। वो होती है स्वदेशी। देसी की बात नहीं कर रहे, स्वदेशी मतलब खुद विकसित क्षेत्र से। तो आदिवासी महिला यही होती है जो क्षेत्र से होती है। तो आदिवासी भाषा दिवस ये मनाया जा रहा है। फिर आगे चलते हैं। अब इसमें डेटा दे रखे जो कि अधिकतर एग्ज़ाम के काम में आ सकते हैं। तो इसमें बताया जा रहा है क्या क्या है। विश्व के 90 देशों में लगभग 50 करोड़ आदिवासी है। 50 करोड़ मतलब 50% या 50 करोड़, ऐसा मान लो आधा करोड़ है ना, 50 आधे विश्व में 50 करोड़ आदिवासी है। और इनकी मातृभाषा बोलियाँ भी अलग अलग है ना, 7,000 के आसपास। अब भारत में कितनी है? भारत में आबादी इनकी है 18 करोड़ है। भारत में इनकी करीब 18 करोड़ आबादी है। और राजस्थान की कुल आबादी का 14%, मतलब राजस्थान में, भारत में 18% है, 18 करोड़ का 14% कितना हुआ है? वो 14% है राजस्थान में। और राजस्थान में 8 जिले ऐसे जहाँ पे 70% से अधिक आदिवासी रहते हैं जिलों में। 7 जिलों के नाम ऐसे हैं, नहीं, राजस्थान में 8 जिले ऐसे हैं जहाँ पे 70% से ज़्यादा आदिवासी रहते हैं, 8 जिलों में। और 14% जनसंख्या राजस्थान में रहती है इंडिया की, 18 करोड़ में से। यह आंकड़ा याद रख लेना, बहुत इम्पोर्टेंट है। इंडिया में कितनी जनसंख्या है? 18 करोड़। इंडिया में है 18 करोड़, राजस्थान में 18 करोड़ का 14% है। और यहाँ पे कितने 8 जिलों में रहती हैं, और कितने 70% ये पूछ लिया जाता है। और एग्ज़ाम में ये भी पूछा जाएगा अभी कौन सा दशक मनाया जा रहा है? भाषा दशक आएगा, भाषा, आदिवासी भाषा, लैंग्वेज वाला दशक मनाया जा रहा है। और लैंग्वेज, प्योर लैंग्वेज कौन बोलेगा? आदमी नहीं बोलेगा, औरत बोलेगी। कौन बोलेगी? स्वदेशी औरत, क्योंकि वो उसी क्षेत्र में रहती है। स्वदेशी, देशी नहीं, स्वदेशी मतलब खुद उसी क्षेत्र में, वहीं पे पैदा हुई, वहीं पे रही ज़िंदगी भर, मतलब 99% उसी क्षेत्र में रही है। बाकी क्षेत्र देख लो, नॉन TSP वाला देख लो, उसमें क्या महिलाएं इधर उधर घूमती रहती है। ससुराल भी होता है 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर दूर, पर इनका आसपास ही ससुराल होता है ज़िंदगी भर। मतलब 10 किलोमीटर एरिया में बहुत औरतों की ज़िंदगी निकल जाती है आदिवासी क्षेत्र में, ये बात है। फिर आगे चलते हैं। बांसवाड़ा का मानगढ़ और सांग डोगरी। तो मानगढ़ बांसवाड़ा में मेन चीज़ है, आपको पता है, गुरु गोविंद सिंह से संबंधित है। सांग डोगरी ये शब्द आएगा, लोकेशन पूछा है कहाँ पे, तो ये अपन आगे पढ़ेंगे। सांग डोगरी कहाँ है? मानगढ़ धाम का विकास, मेडिकल वगैरह। मानगढ़ धाम कहाँ है? बांसवाड़ा में है। और अनास पुल पे शिन्यानास, ये सांग डोगरी है ना, अनास पुल। तो यहाँ पे बांसवाड़ा और गुजरात को अपन जोड़ते हैं ना, तो बीच में नदी बह के जाती है, अनास नदी।
ये राजस्थान का मैप है। ये बांसवाड़ा हो गया, इधर गुजरात हो गया, अनास नदी होगी। ये बांसवाड़ा, ये गुजरात, और बीच में राजस्थान के अंदर अनास नदी है। इसको मैप से बनाते हैं। ये राजस्थान डूंगरपुर हो गया, बांसवाड़ा हो गया, ये नदी बह के जा रही है अनास, बांसवाड़ा, और ये गुजरात में जाने के लिए बीच में नदी अनास है। तो इन दोनों के बीच में कौन सी नदी? सांग डोंगरी ये लोकेशन है। यहाँ पे पुल बना दिया है, अनास पुल का शिलान्यास सरकार ने किया है, गवर्नमेंट, राजस्थान गवर्नमेंट ने, अनास नदी के ऊपर बांसवाड़ा में। तो ये आ गया। और मानगढ़ धाम है, ये भी बांसवाड़ा में है, ये पढ़ेंगे। तो आगे चलते हैं। ये बांसवाड़ा में गए थे, तो उदयपुर में गए थे विश्व आदिवासी दिवस पर, तो ऐसे घूम रहे फिर अभिवादन कर रहे हैं। फिर आगे चलते हैं। तो ये आगे अपन क्या पढ़ रहे हैं आपको पता है? अपन पढ़ रहे हैं, हेडिंग का नाम है ये, आदिवासी समग्र कल्याण को समर्पित है। समग्र कल्याण, सब तरीके से उनका कल्याण करना, उसको लेके क्या किया जा रहा है। तो पालनहार योजना स्टार्ट की है। पालनहार मतलब बच्चों का पालन करना। तो 0 साल से लेके 6 साल तक के बच्चे जो होते हैं उनको अनाथ बच्चों में मिलने वाली सहायता को 500 बढ़ाकर कितनी कर दिया जा कर दी। और इसमें 0 से लेके 18 वर्ष तक के बच्चे होते हैं, सब बच्चे कहलाते हैं। बीच में एक लाइन आ गई 6 साल की। तो यहाँ 0 से लेके 6 साल तक को मिलेंगे 1,500 रुपये, और 6,000 से 18 6 महीने से लेके नहीं 0 साल से लेके 6 साल तक के बच्चे को मिलेंगे 1,500 रुपये, 1,500 रुपये मतलब 1,500 रुपये। और 6 साल से 18 साल तक के मिलेंगे 2,500, 2,500 रुपये। यहाँ पर 2,500 और यहाँ पर 1,500, इतने रुपये सरकार देगी इनको पालनहार योजना के तहत। किसको देगी? बच्चों को नहीं देगी, बच्चे को जो पालन कर रहे हैं, माता पिता जो बने हुए इनके। जैसे मैं बन गया माता पिता, तो मेरे को मिलेंगे 1,500 रुपये छोटे बच्चे के लिए 6 साल तक के लिए। 6 साल से बड़ा है तो मेरे को 2,500 रुपये मिलेंगे इसके ऊपर खर्च करने के लिए। मतलब मेरे को मिलेंगे, मैं खाना पीना कुछ भी एडजस्ट करूँगा इसके, तो मेरे को मिलेंगे हर महीना। ये बात है। फिर आगे चलता है वागड़ टूरिस्ट की बात चल रही है। वागड़ डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र को वागड़ बोलते हैं, थोड़ा बहुत प्रतापगढ़ भी। लोग कंफ्यूज होते हैं वागड़ और बांगड़। तो बांगड़ होता है बी से, वागड़ होता है W या V, कुछ भी मान लो। वागड़ बांगड़ बी ऊपर आता है, वागड़ बांगड़ नीचे आता है। तो वागड़ बांगड़ तो ऊपर हो गया, हनुमानगढ़ गंगानगर बागड़ी चलते हैं ना, तो और नीचे हो गया वागड़। W नीचे आता है ABCD में, इसलिए वागड़ नीचे हो गया। ऐसे याद रख लेना, कंफ्यूज नहीं हो गया। W पर वागड़ या वागड़, B पर वागड़। तो वागड़ नीचे की साइड में, बांसवाड़ा डूंगरपुर। तो इसमें टूरिज्म सर्किट बनाया जा रहा है, डूंगरपुर बांसवाड़ा है ना, ऐसे याद कर लेना। टूरिज्म बढ़ेगा तो लोग इधर उधर से सैलानी वगैरह आएंगे, तो इनका पैसा, इनका इनकम होगी लोकल क्षेत्र में। तो ये क्षेत्र टूरिज्म में बहुत तरह का, टूरिज्म भी इनको पर्यटन का दर्जा दे चुकी है सरकार। वैसे राजस्थान में टूरिज्म को पर्यटन का दर्जा दे चुकी है राजस्थान सरकार, अशोक गहलोत ने, ये बात है। तो वागड़ टूरिस्ट सर्किट बनाया जा रहा है। तो धार्मिक स्थल इसमें, वहाँ पे बेणेश्वर धाम हो गया, बांसवाड़ा में काकद्वीप हो गया, माया बजाज कांगड़ा काड़ा सोमनाथ हो गया, मानगढ़ धाम हो गया, त्रिपुरा सुंदरी का माता जी का मंदिर, वसुंधरा जी जाती रहती है यहाँ पे। तो गोटे अम्बा का मंदिर वगैरह सब कुछ, जैसे टूरिस्ट आएंगे तो घूमेंगे, तो खर्चा वर्चा सब होगा, तो इनको इन पैसे इनकम होगी इनकी, लोकल आदमी की। आदिवासी विश्वविद्यालय मतलब गुरु गोविंद विश्वविद्यालय है बांसवाड़ा में। इसके अंदर लगभग 150 के आसपास कॉलेज आते हैं, गवर्नमेंट और प्राइवेट। तो डूंगरपुर बांसवाड़ा में ये काम कर रहा है गुरु गोविंद आदिवासी विश्वविद्यालय, बहुत बढ़िया है। सौर ऊर्जा अनुदान, तो SC/ST किसानों को 45,000 रुपये का सौर ऊर्जा अनुदान दिया जाने की घोषणा की गई है। बस सरकार तारीफ कर रही है कि हम क्या क्या कर रहे हैं यहाँ पे। जन संसाधन की कई परियोजना है, तो इसमें भी 1 करोड़ का प्रावधान वगैरह कर दिया, ये भी चलता है। भीखाबाई सागवाड़ा, क्वेश्चन पूछा जाएगा, भीखाबाई सागवाड़ा बांसवाड़ा में है ना। तो नहर कहाँ पे है? तो भीखाबाई है, भीखाबाई बांसवाड़ा में है। एक हरिदेव जोशी नहर, हरिदेव जोशी है, हरिभाई उपाध्याय तो यूपी के थे, हरिदेव जोशी बांसवाड़ा के थे, जो कि बांसवाड़ा में थे, हाउसिंग बोर्ड वहाँ से थे।
ये अपने राजस्थान में नेता लोग थे, ये बात है। हरिद्वार जोशी, उनके नाम से बांसवाड़ा में नगर है। फिर आगे चलते हैं। शिक्षा विषय का पढ़ लिया अपन, आवासीय विद्यालय पढ़ लिया, कृषि वन सब पढ़ लिया अपन, और जनजाति प्रतिभा सम्मान भी पढ़ लिया, छात्र छात्रा हुआ। जनजाति विकास बोर्ड, विकास बोर्ड क्या है? जोधपुर में जनजाति का विकास, स्वर्णिम विकास के लिए विकास बोर्ड बन रहा है। मारवाड़ जनजाति विकास बोर्ड, यह क्षेत्र हो गया मारवाड़, यहाँ पर जनजाति विकास क्षेत्र बना दिया। यहाँ पे भी जनजाति रहती है मारवाड़ में, तो इनके लिए भी बना दिया। वागड़ तो साइड में पड़ता है, तो इनके लिए अलग से बना दिया जनजाति विकास बोर्ड। फिर आगे चलते हैं। कंप्लीट हो गया ये वाला टॉपिक। आगे है जनजाति कल्याण महोत्सव, विश्व आदिवासी दिवस। तो 9 अगस्त को मनाया गया था, तो इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं क्या किया है। 9 अगस्त को मोदी ये अशोक गहलोत यहाँ पे साउथ राजस्थान में रहते थे। क्या क्या किया? मानगढ़ बांसवाड़ा में सांग डोंगरी अपन ने पढ़ा था, नास नदी जो बह के जाती वो, उस पर पुलिया वगैरह बनाते, गुजरात और राजस्थान कनेक्ट करेंगे, जिससे कि बांसवाड़ा में पुल बनेगा। मानगढ़ में क्या किया? लोकार्पण किया, शिलान्यास किया। तो जो भी गवर्नमेंट काम हो गया वो करेंगे। फिर सांग डोंगरी में अनास पुल, ये अनास पुल का काम किया, बांसवाड़ा के अंदर है, जो कि गुजरात और बांसवाड़ा दोनों को जोड़ लेगी आपस में। क्योंकि अधिकतर बांसवाड़ा के लोग होते, पब्लिक बांसवाड़ा की जो अधिकतर पब्लिक होती है वो गुजरात में काम करने के लिए जाती है, पास में पड़ता है इसलिए। फिर आगे चलते हैं। ये भिंडर, मुख्यमंत्री भिंडर में दिस होगा। भिंडर कहाँ पड़ता है? लोकेशन पूछ लिया जाए, भिंडर कहाँ पे? भिंडर है ये उदयपुर के अंदर है, उदयपुर के अंदर भिंडर पड़ता है। फिर आगे चलते हैं। कलाकारों को भी प्रोत्साहन दे दिया, चलो ठीक है। वल्लभ नगर कहाँ पड़ता है? वल्लभ नगर विधानसभा उदयपुर में पड़ती है, चलो ठीक है। आगे चलते हैं। जनजाति हॉकी अकादमी, ये इंपॉर्टेंट है। कहाँ पे खोली गई है? ये उदयपुर के अंदर है, खेल गाँव, आपने देखा होगा। यहाँ पे हॉकी स्टिक के बारे में पढ़ लिया। नेचुरल घास नहीं होती बल्कि आर्टिफिशियल घास होती है, इससे बनाया जाता है एस्ट्रोटर्फ, है ना। फिर हॉकी एस्ट्रोटर्फ ये बारे में पढ़ लिया अपन ने। उदयपुर के महाराणा प्रताप खेल गाँव, महाराणा प्रताप उदयपुर से संबंधित है, खेल गाँव आ गया उदयपुर में। तीसरा हॉकी स्टिक बनाया गया है ना। और लड़कों को ट्रेनिंग कौन देगा? ट्रेनिंग दे रहे हैं जिनको अवार्ड मिल चुका है, अर्जुन अवार्ड मिला हुआ है, अर्जुन अवार्ड और ओलंपिक अवार्ड दोनों मिले हुए इनको, अशोक ध्यानचंद। तो ध्यानचंद हॉकी से खेल के वो थे, मेजर ध्यानचंद, इन्हीं के नाम से ध्यानचंद एक और कोच है, वो इनको प्रशिक्षण दे रहे हैं। ये तो आदमी हो गया। लोकेशन हो गई उदयपुर में खेल गाँव। और संस्था कौन सी हो गई? संस्था हो गई अपना राजस्थान राज्य किला परिषद, ये करवा रही है। फिर आगे चलते हैं। ये कंप्लीट हो गया। अब मिशन कोटड़ा, कोटड़ा में क्या, देखो ये बात है, मिशन कोटड़ा गांव का नाम है। ये हो गया राजस्थान, ये इधर उदयपुर हो गया, सिक्कर हो गया, नहीं राजस्थान का मैप ये हो गया। ये सिरोही हो गया, ये उदयपुर हो गया, इधर डूंगरपुर हो गया, बांसवाड़ा, ये थोड़ा थोड़ा देख लेना। यहाँ पे जो गुजरात की बॉर्डर पे जो गांव होगा, यहाँ पे बीच में गांव, साइड में बॉर्डर पे गांव होगा और यहाँ पे गांव, इन दोनों में क्या फ़र्क है? यहाँ पे किसी का विकास करना गांव में तो इधर से साधन मिल जाएंगे या फिर इधर से मिल जाएंगे, सरकार इधर से सहायता कर देगी, इधर से मतलब कहीं ना कहीं से किसी न किसी दिशा से इनको सहयोग मिल जाएगा। तो कोटड़ा में क्या, ये बॉर्डर पे पड़ गया, गुजरात वाले कोई सहायता नहीं करेंगे। ये साइड में पड़ गया अकोला, तो साइड में बेचारा अकेला पड़ा है, तो इसकी सहायता कौन करेगा? यहाँ पे मतलब डेवलप नहीं हो पाया, यहाँ पे साइड में पड़ा रहेगा चुपचाप। तो भौगोलिक स्थिति ऐसी थी कि यहाँ पे इसका विकास नहीं हो पाया। सरकार, दो सरकार अलग अलग राज्य की बॉर्डर पे था, तो परिस्थिति अनुकूल नहीं होने के कारण यहाँ पे मूल धारा से दूर हो गया। तो उदयपुर जिले में पड़ता है, काला पानी के नाम से जाना जाता है, प्रतीत होता है। तो इस कलेक्टर को ध्यान पड़ते इन्होंने मिशन कोटड़ा स्टार्ट कर दिया, और मिशन मोड पे आते ही सरकार प्रशासन बहुत जल्दी काम करने लग जाता है। सबसे पहले यहाँ पे क्या किया है, पालनहार योजना चलाई। पालनहार में क्या होता है, सरकार
मैं अपने से बड़े लोग गोद लेते हैं बच्चों को उनको आगे बढ़ाने के लिए। तो सरकार ने गोद लिया कि हम यहाँ पे मिशन कोटड़ा चलाएंगे, 5 अनाज योजना चलाएंगे। अनाथ बच्चे हो गए, ज़रूरतमंद बच्चे हो गए, महिला होगी, उनको लाभान्वित किया। तो इनको सबसे पहले इनको रहन सहन करेंगे, आधार कार्ड वगैरह सब कुछ बनाएंगे, जितने भी सरकारी डॉक्यूमेंट होते हैं वो बनाएंगे, स्कूलों में रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, मुख्य धर्म लाएंगे। फिर इनको वहाँ की लोकल महिला है उनको भी मुख्य धर्म लाएंगे, बस वैसे चलवाएंगे, गांव को धीरे धीरे करके ऐसे आगे बढ़ाएंगे, उनको मुख्य धर्म जोड़ना, ये बात हो गई। तो इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे विकास किया, सड़कें वड़कें बना दी, बसें चला दी, स्कूल खोल दिए। तो इस करके मुख्य धर्म लाना है। तो ये मिशन कोटड़ा है, ये सब फेमस मेरा। फिर आगे क्या करना है, कितने मिनट हो गया, 40 मिनट हो गया। और कितने पेज का हो गया, 19 पेज। थोड़ा स्पीड में चलते हैं। जनजाति प्रतिभाओं के लिए असीमित अवसर का सृजन, मतलब गुरु गोविंद ये विश्वविद्यालय है ना बांसवाड़ा में। तो डूंगरपुर बांसवाड़ा में अधिकतर कहाँ पे चलता है ये, गाँव आते पहुँची कॉलेज शिक्षा गिरा, मतलब 150 के आसपास कॉलेज खुल गए, गवर्नमेंट और प्राइवेट। बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ में, मतलब वागड़ क्षेत्र में जो है ना, वागड़ W नीचे आता है, V या W। तो वागड़ क्षेत्र में प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर जिलों में ये 150 के आसपास कॉलेज खुल चुके हैं इस यूनिवर्सिटी के अंतर्गत। तो एजुकेशन आगे बढ़ रहा है, बहुत बढ़िया बात है। तो बहुत सारे पाठ्यक्रम चल रहे हैं यहाँ पे। फिर आगे चलते हैं। रोजगार, इसमें कुछ नहीं, मतलब ये भी किया जाए, राष्ट्रीय कौशल विकास एवं आजीविका निगम, राजीविका हो गया, और MSME भिवाड़ी हो गया, सीपेड हो गया, RKCL जो RSCRT वगैरह करवाती है वो हो गया, और सीपेडिया हो गया, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स एंड इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। ये इसके बारे में बता रखा है। साक्षात्कार हुआ अर्जुना बामणिया, जिसका अपन ऊपर फोटो देखा था। तो साक्षात्कार इंटरव्यू में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है, मेंस RS मेंस में, कि क्या क्या बातें की जाती है, जैसे जनजाति वर्ग विद्यार्थियों के लिए क्या कार्य किया जा रहा है। तो ये इंटरव्यू में एग्ज़ाम मेंस RS मेंस में पूछेंगे, डायरेक्ट यहाँ से आंसर लिख सकते हैं। तो ऐसा ही बात है। तो मेन चीज़ें जो है अपन देख लेते हैं कि जनजाति बालिका को नियमित अध्ययन हेतु प्रेरित करने के लिए कालीबाई भील की कहानी आपने सुनी होगी। वही जो टीचर को खींच के ले जाते तो वो रस्सी काट देती है उसकी दाँतले से, ये बात है कालीबाई भील। तो स्कूटी दी जा रही है एजुकेशन में, स्कूल में आने के लिए लड़कियों को, 10वीं क्लास वाली और 12वीं क्लास वाली लड़कियों को छात्रवृत्ति भी दी जा रही है, ताकि वो एजुकेट हो, लिटरेसी रेट बढ़े और आगे आए, सरकारी नौकरी भी लगे। तो उनके समाज के लिए, ये खुद उनके क्षेत्र और समाज के लिए और सबके लिए विकास करने के लिए मुख्य धारा में खुद आके पॉलिसी बनाए यहाँ पे और उनको लागू करें। इसलिए पढ़ना जरूरी है इनका। फिर आगे वंदन योजना, वंदन अपन देखा ना, ये तो वंदन केंद्र बना दिया, ट्राइफेड द्वारा स्वीकृत किए जाते थे। आगे इनको सेल वेल किया जाए और इनका इनकम हो जाए, लोकल क्षेत्र से वन से जो उपज होती है इनसे इनकी इनकम हो जाए। ट्राइफेड का पूरा नाम दे रखा है, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये 1987 में आया था शायद, 1987 में। तो ये पूछ लिया था कब आया था, ट्राइफेड हो गया। फिर आगे चलता मक्का बीज। जनजाति कृषि को उन्नत मक्का बीज से फसल उत्पादन हेतु क्या किया जा रहा है। जनजाति क्षेत्रों में क्या होता है, ये पहाड़ी क्षेत्र में मक्की ज़्यादा होती है, बढ़िया होती है, पैदावार ज़्यादा होती है, इसलिए मक्की पहाड़ी क्षेत्रों में मक्का बीज दिया जा रहा है। और मक्का बीज का रेट मैंने आपको बता दिया। हाइब्रिड जो मक्का होता है तो ये बहुत महंगा होता है। अपन दुकान से मक्की लाते हैं वो 20 रुपये, 22 रुपये, 25 रुपये किलो मिल जाती है। पर जो बोने के लिए बीज होती है संकर वाली हाइब्रिड, वो 300 रुपये, 400 रुपये, 500 रुपये किलो होती है। तो खेत में बोने के लिए बहुत महंगी मक्की पड़ती है, 500 रुपये किलो होती है, 400 रुपये, तो 2-3 हज़ार की तो मक्की हो जाती है 1 बीघे में। इसलिए सरकार मुफ्त में मक्की दी जा रही है, हाइब्रिड मक्का 5 किलो। फिर आगे चलते हैं। जनजाति क्षेत्र में सहयोग और स्वनिर्भर दस के जनजाति भागीदारी योजना स्टार्ट की जा रही है। वो वहाँ के लोग खुद मिलकर काम करके आगे, सरकार भी साथ, सरकार और जनजाति दोनों मिलकर आगे काम करें।
ये 12 जिले में सहरा जनजाति। इधर साउथ इंडिया वागड़ क्षेत्र की बात हो चुकी है, यहाँ की तो बहुत बात कर ली, अब इधर की भी बात करनी है। तो इधर सहरा जनजाति आ गई। इसके लिए क्या कर रही है सरकार, इसमें भी सब कुछ कर रही है। इसमें कौन सी जनजाति रहती है, कुशियारिया हो गया, कोयला हो गया, कवाई हो गया, पुरानी अजस में सहरा जनजाति। ये तो आवासीय विद्यालय स्टार्ट किए गए, तो यहाँ पे भी सेम ये किया जा रहा है, क्या सुविधा स्टार्ट की जा रही है। आगे क्या, जनजाति वर्ग के खिलाड़ियों को प्रशिक्षण की क्या व्यवस्था है, ये आपको बता दिया गया। हॉकी एस्ट्रोटॉप जो कि आर्टिफिशियल घास से बना होता है, जैसे आपने वो होती है बिछाने की, क्या बोलते हैं उसको, कारपेट नहीं होती, बड़े बड़े मोहल्लों में होती है, कारपेट बनाई जाती है। उस तरह की आर्टिफिशियल कारपेट होती है जो बनाई जाती है, खेल के मैदान में लगाएंगे, वो होती है हॉकी एस्ट्रोटर्फ। तो अशोक ध्यानचंद का नाम बताया, ध्यानचंद से क्या याद रखना, हॉकी वाला है, ओलंपिक भी मिला, अवार्ड भी मिला है दोनों। और ओलंपिक और ध्यानचंद दामोदर तिरंगदाजी कौन सिखा रहा है, दाजी से दामोर ये सिखा रहा है, दाजी से दामोर याद रखना ना, तुलचंद दामोर ये आपको सिखा रहे हैं। फिर आगे चलते हैं, सिंचाई के लिए क्या किया जा रहा है। सिंचाई के लिए जहाँ पे पानी की ज़रूरत है वहाँ पे छोटे किसानों को सोलर ऊर्जा से पानी दिया जा रहा है। कुसुम योजना भी आप जानते ही हो, जनजाति कल्याण कोष बना दिया इनका कल्याण करने के लिए। फिर आगे चलते हैं, सिकल सिलोसिस, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। सिकल किसको बोलते हैं, सिकल दातली होती है। देखो सिकल की दिशा में बढ़ाता हूँ, ये होती है दातली, घास काटने के काम आती है कुछ भी। तो इस तरह की जो सेल बन जाती है उसको सिकल सेल कहते हैं। ये हो गया सिकल सेल, ये इसको अंदर से भर दो, ये सिकल सेल हो गई। तो वैसे सेल की साइज क्या होती है, सेल इस तरह की होती है, इस तरह की सेल होती है। आरबीसी होती है, इस साइड इस तरह की आरबीसी होती है, ऊपर से थोड़ा कर्व होता है। ये इसका जीवन काल होता है 120 दिन, है ना। आरबीसी का आपने पढ़ा होगा, आरबीसी का 120 दिन होता है और इस तरह की साइज होती है। तो ये शरीर में अपने इसकी कमी होती है आरबीसी की, तो क्या होता है शरीर में एनीमिया हो जाता है ना, नॉर्मल एनीमिया। और सिकल सेल में क्या होता है, सिकल सेल में ये सिकल की तरह ये बन जाती है, चांद की तरह सिकल, दातली की तरह, दातली जो काटने, दातली हंसिया नहीं बोलते, दातली घास काटने के काम आती है वो। तो इस तरह की बन जाएगी। तो इसमें क्या होता है, इसका जीवन काल 120 दिन नहीं होता, बल्कि इसका जीवन काल होता है 10 से 15 दिन होता है, बहुत कम। जीवन काल कम होगा तो बहुत जल्दी बढ़ेगी और ख़त्म हो जाएगी, और ख़त्म होगी तो शरीर में आरबीसी की कमी हो जाएगी, जल्दी से बढ़ेगी, नई नहीं बनेगी। आरबीसी नहीं होगी तो शरीर में रक्त की कमी हो जाएगी, रक्त की कमी होते ही उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो फिर मर सकता है। तो ऐसे बच्चे जन्म हो लेते हैं, उनमें सिकल सेल पाई जाती है ना, तो उनको ब्लड को चेंज करना पड़ता है, तुरंत ब्लड देना पड़ता है। बस 3-4 साल से ज़्यादा जी नहीं सकता है, बहुत मुश्किल से लंबी ज़िंदगी होती है, 40 साल भी मुश्किल से जी पाता है। तो इस तरह मतलब उनकी ज़िंदगी लाइफ टाइम बहुत कम होता है। तो सिकल सेल का एक तरह का इलाज करना ज़रूरी है। तो क्या बता रहेगा, सिकल सेल जान गए आप कि सिकल में ये इस तरह हाशिए की तरह हो जाती है। जीवन काल 10-15 दिन के लिए इसका जीवन काल होता है सिकल सेल का, और बाकी आरबीसी का होता है 120 दिन होता है, इसका 10 से 15 दिन होता है, मतलब 10 गुना कम हो गया। तो आदमी भी कम जिएगा, आरबीसी कम जिएगी, तो ये बात होगी। तो इसमें क्या, असंचारी रोग है, राष्ट्रीय असंचारी रोग कार्यालय कहाँ पे है, जोधपुर में है। ये याद रखना, सिकल से स्क्रीनिंग में क्या होता है, जाँच की जाती है, और रोग प्रसार तो रोकथाम को परामर्श दिया जाता है। और जन्म लेते ही बच्चों को स्क्रीनिंग के लिए आधारभूत सुविधाओं का विकास किया जा रहा है। तो आदिवासी क्षेत्र में अधिकतर होती है सिकल सेल की प्रॉब्लम, वहाँ पे सुविधा नहीं होगी, लोगों को पता नहीं चलेगा प्रॉब्लम क्या है, क्यों बीमार हो रहा। तो फिर उनको सबसे पहले पैदा होते हैं उनकी जांच की जानी चाहिए बच्चे की, कि आप बीमारी तो नहीं है, कोई बीमारी होती है तुरंत पता चल जाए, तुरंत समाधान निकल जाता है, तो सही रहता है। ये बात है, इसलिए स्क्रीनिंग की जा रही है। स्क्रीनिंग में पूरा स्कैन करके शरीर को स्कैन करके पता चल जाता है कि बीमार तो नहीं है।
तो सिकल सेल एनीमिया समझ में आ गया आपको। फिर आगे चलते हैं। आवासीय विद्यालय को सुदृढ़ीकरण और नवाचार। तो ये अपन अधिकतर आवासीय विद्यालय के बारे में पढ़ ही लिया है। विद्या संभाल भी पढ़ लिया है। विद्या को संभाल के रखना, गेस्ट फैकल्टी आएगी वो पढ़ाएगी, कॉलेजों में स्कूलों में घंटे के हिसाब से पैसे मिल जाएंगे, वो हो गया। अगर फैकल्टी नहीं है स्कूलों में गवर्नमेंट की तो टेम्प्रेरी बेसिस पे इनको लगाया जाएगा अस्थायी रूप से टीचर। विद्या संभाल के रखना विद्या को। फिर निःशुल्क स्कूटी वितरण, ये भी इम्पोर्टेंट है। किसके नाम पे दी जाती है? कालीबाई भेल के द्वारा इसके नाम पे दी जाती है, सरकार देती है जनजातीय क्षेत्र में ना। तो 10वीं क्लास और 12वीं क्लास तो सरकार चाहती है ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियाँ मतलब आदिवासी लड़कियाँ ज़्यादा से ज़्यादा 12वीं क्लास में आएँ, तो इसको प्रायोरिटी दी जाएगी। इसको 5000 स्कूटी दी जा रही है और इसको 1000 स्कूटी दी जाएगी 10वीं क्लास। 10वीं तो हर कोई करके छोड़ देगा, इसलिए 12वीं करेंगे तो ज़्यादा पढ़ेंगे। 10वीं भी कर लिया, 12वीं भी कर लेंगे तो 5000 यहाँ पे दी जा रही है। 12वीं वालों को सीनियर सेकेंडरी और 1000 इनको दी जा रही है। तो ये बात है, स्कूटी दी जा रही है कालीबाई। 6000 के आसपास निःशुल्क स्कूटियाँ दी जा रही है, क्योंकि वहाँ पे आने जाने के लिए बहुत दूर पड़ता है, इनको सड़क ही नहीं होती। पहली बात तो ये स्कूटी देना बड़ी बात है। तो गांव से स्कूल में पढ़ने के लिए 10 से 12वीं तक के आ जा सके, इसके लिए दी जा रही है। और सरकारी स्कूलों में दी जा रही है। सरकारी कॉलेज भी, सरकारी स्कूल भी है और प्राइवेट स्कूल भी है 10 से 12वीं के। प्राइवेट में कैसे कि RTI राइट टू एजुकेशन एक्ट है ना, उसके तहत गरीब लोग इसमें प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई कर सकते हैं। तो पढ़ाई करेंगे तो उनको स्कूटी मिलेगी, सरकार की तरफ सहायता मिल रही है तो स्कूटी मिल जाएगी, ये बात है। फिर आगे चलते हैं। सूचना तकनीक से हो रहा जनजातीय छात्रों का शैक्षणिक उन्नयन कैसे? इसमें टेक्नोलॉजी का यूज आ गया। तो यहाँ पे क्या देखो सूचना टेक्नोलॉजी का यूज करके एक एप्लीकेशन बनाई है सरकार ने। ट्राइबल एंड एरिया डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने बनाई है एजू ट्राइब। एजुकेशन से ईडू हो गया, ईडू ट्राइब हो गया, मतलब ट्राइबल के एजुकेशन के लिए ईडू ट्राइब एप्लीकेशन बना रखा है। तो इसका यूज किया जा रहा है। कैसे, क्या चीज़ है ये? इसमें क्या किया जा रहा है? एप्स बना रखा है ट्राई ऐप, ईडू ट्राई एप्स बना रखा है। सतत मूल्यांकन प्रक्रिया, सतत मतलब कंटिन्यूस मूल्यांकन इवोल्यूशन प्रक्रिया प्रोसेस कर रखा है। जिस तरह अपन किसी एग्ज़ाम देते हैं तो फिर आप एग्ज़ाम लेंगे, मल्टीपल चूज़ क्वेश्चन होंगे, MCQ, इसमें ABCD ऑप्शन होंगे, तो इसमें अपन कॉपी चेक होती है OMR। तो मोबाइल से भी OMR चेक हो सकती है। मतलब पहले एक पेपर बना लो, आंसर शीट तैयार कर लो, उसमें क्लिक कर लो कि ये आंसर सही है, इसका ये पहले का ये, दूसरे का सी, चौथे का, ऐसे क्रम वाइज जमा दो, उसी की फोटो कॉपी। तो एजुकेशन ट्राइब ऐप की तरफ अपन देखेंगे। इसमें एजू ट्राइब, तो इसमें क्या हो रहा है कि देखो नीचे क्या दे रखा है, इसमें आगे अपन इसमें जूम करके देखते हैं। एजू ट्राइब ऐप, एजू मतलब एजुकेशन ट्राइबल ऐप बना रखा है। इसमें कोई भी चीज़ होती है अपन जिससे एप्लीकेशन बनाएगा, डेवलपर बनाएगा, अपन तो बना नहीं सकते, डेवलपर बनाएगा। ये डेवलपर हो गया, सरकार ने बना रखा है। और ये बच्चे, मैं हो गया, बच्चे छोटे छोटे बच्चे हो गए जैसे, तो इनके ऊपर यूज़ करना है। इनकी परीक्षा होगा, मूल्यांकन होगा, है ना। बच्चों को मूल्यांकन करना है तो कौन करेगा? सीधा ये आके तो करेगा नहीं, ये यहाँ से आएगा नहीं, इसको छोड़ो। फिर टीचर करेंगे। टीचर को ऐप चलाना, टीचर को एप्लीकेशन चलाने आना चाहिए। टीचर को एप्लीकेशन चलाते नहीं आया तो क्या मतलब है? तो टीचर को भी सिखाने के लिए बीच में आदमी लगेंगे। कौन आएगा? ये इनको सिखाएंगे और ये इनको सिखाएंगे और ये फिर परीक्षा लेंगे, ये बात है। तो पहले लेवल पे तो ये हो गया और दूसरे लेवल पे ये हो गया, ये बात की जा रही। प्रथम चरण पे हो गया मास्टर ट्रेनर और द्वितीय चरण में हो गया शिक्षक और वार्डन। शिक्षक मतलब स्कूल में पढ़ाने वाले, वार्डन जहाँ पे हॉस्टल में रहते बच्चे, आदिवासी लोग, आदिवासी क्या बाकी अधिकतर जगह वार्डन तो होते हैं सभी हॉस्टल में, तो वार्डन को भी सिखाया जाता है। फिर इनका मूल्यांकन होगा। तो फर्स्ट लेवल और सेकंड लेवल की बात की जा रही है। तो एजुकेशन ट्राइब ऐप का बहुत इसका यूज करके रियल टाइम मॉनिटरिंग की जाएगी, क्वेश्चन आंसर लिया जाएगा, MCQ वगैरह। जिस तरह अपन एग्ज़ाम देते हैं कंपटीशन का, इसमें MCQ 4 ऑप्शन आते हैं, उसी तरह इनका भी एजुकेशन में क्वेश्चन होंगे, बच्चे से पूछे जाएंगे। तो डायरेक्ट एजुकेशन का यूज करके, इसका एप्लीकेशन यूज कर मोबाइल से अपन
ऐसा नहीं कि कंप्यूटर का चाहिए अपन, कंप्यूटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसमें, ना कंप्यूटर की पड़ेगी, ना OMR रीडर की पड़ेगी, ना OCR की पड़ेगी, किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। डायरेक्ट मोबाइल से फ़ोटो खींचो, स्क्रीन कैप्चर, फ़ोटो खींचते ही यहाँ पे कौन कौन सा ऑप्शन है उसमें डाल दिया जाएगा, OMR फीड होगी जिस पे सही होगा। OMR में तो क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है, तो इसमें रिफ्लेक्शन नहीं, इसमें डायरेक्ट एप्लीकेशन से पहले पुट कर देंगे कि आंसर 20 सही है चौथे का, ऐसे करके इसमें आंसर आ जाएंगे। और सरकार ने बना रखा है डिपार्टमेंट है जो ट्राइब, तो इनके अलग तरीके से एग्ज़ाम होगा, टीचर लेंगे और ऑनलाइन डाल देंगे और तुरंत रिजल्ट मिल जाएगा इनको, ये बात है। तो अच्छे से यूज हो रहा है, बढ़िया बात है। कोचिंगों में आजकल होता है, होना चाहिए। फिर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, गुणवत्ता शिक्षा एजुकेशन देना जरूरी है, इनको भी मुख्य धारा में लाना है। तो इंटीग्रेटेड स्मार्ट क्लासरूम बनाया जा रहा है सब जगह, अलग अलग जिलों में। पहले संभाग में था, अलग अलग जिलों में आ गए, हॉस्टल में आ जाएंगे, फिर ग्राम लेवल पर, पंचायत लेवल पर, सब जगह आ जाएगा। और रियल टाइम लोकेशन पर संवाद किया जाना भी संभव हो चुका है, और लेक्चर को रिकॉर्ड भी चार पुनः देख सकते हैं। सब कुछ स्मार्ट क्लासरूम में होता है, समाधान तुरंत किया जा सकता है, तो ये बात है। और आगे पोर्टल के बारे में देख रहे हैं, सरकार अधिकतर टेक्नोलॉजी का यूज़ करके पोर्टल वगैरह बना रही है, जिसपे कि ब्लॉग्स वगैरह होते हैं, इनमें सुविधा मिल जाती है। तो पोर्टल दे रखा HSMS, हॉस्टल एंड स्कीम मॉनिटरिंग सिस्टम। तो सरकार की जो भी स्कीम आती है वो हॉस्टल में, जहाँ पे आदिवासी लोग वगैरह रहते हैं, स्टूडेंट्स, उनके वो मॉनिटर करना है। तो जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा ये बनाया गया है। तो इसमें क्या क्या होता है, छात्रावास हो गया, जनजाति छात्रावास हो गया, आवासीय विद्यालय हो गया, खेल विद्यालय हो गया, एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय, सभी जगह पे प्रभावी मॉनिटरिंग करने का तो मॉनिटरिंग सिस्टम बनाया है। कौन सा, हॉस्टल है स्कीम मैनेजमेंट स्कीम। तो ये बहुत अच्छे से काम कर रहा है, इसको चलाया जा रहा है, प्रबंधित किया जा रहा है विद मॉडल में। फिर शैक्षणिक प्रोत्साहन के लिए क्या दिया जा रहा है, DBT, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र किया जा रहा है बच्चों के अकाउंट में। तो विभाग द्वारा कैसे किया जा रहा है, जैसे 4 इनमें विभाग द्वारा जनजाति विद्यार्थियों हेतु संचालित 4 शैक्षणिक प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं। 1 2 3 4। कोई बोर्ड हो गया, मतलब 10वीं लेवल पर हो गई कॉलेज में, तो प्रथम श्रेणी में तो उसको अलग पैसे प्रोत्साहन राशि अलग के जनजाति छात्रा को। फिर 11वीं 12वीं में पढ़ रहे हैं उसको अलग जनजाति छात्रा को रिसर्च फेलोशिप अलग से मिलती है, अलग अलग बात है, 4 तरीके से। और फिर जनजाति की बात हो चुकी है नीचे वाला की, तो फिर सहरिया को भी लेंगे, सहरिया के लिए भी ये 7 महत्वपूर्ण योजना चल रही है। तो ये बात आगे और देखेंगे कि फॉरेस्ट राइट एक्ट MIS पोर्टल क्या है, फॉरेस्ट राइट एक्ट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिस तरह पीछे अपन पढ़ा था हॉस्टल वाला मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन, इसी तरह यहाँ पे भी है। जिस तरह मैं आदिवासी हूँ, मैं आदिवासी हूँ, मेरे को फॉरेस्ट राइट चाहिए, एप्लीकेशन लगा रखा है कलेक्टर के पास, मतलब किसी के पास, अधिकारी के पास, तो वो कहाँ तक पहुँची एप्लीकेशन, अप्रूव हुई नहीं हुई, कौन से स्टेज पर पहुँची, कौन से अधिकारी के पास है, तो मैं यहाँ बैठे बैठे डायरेक्ट पता लगा सकता हूँ। तो ये एक तरह का पोर्टल बन गया है फॉरेस्ट राइट एक्ट के लिए, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का। तो ये चीज़ बना रखी है। तो इससे क्या होगा, पारदर्शिता आएगी, वन अधिकार के बारे में पता चलेगा, दावों का प्रभावी मॉनिटरिंग सुनिश्चित होगी, नहीं होगा। तो इससे कोई भी दावादार स्वयं सिटीजन ID कार्ड से, ई-मित्र से, ग्राम पंचायत के माध्यम से वन अधिकार दावा ऑनलाइन प्रस्तुत कर सकता है और वस्तुस्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकता है। फिर योजना की बेहतर क्रियान्वयन, इंटरनेट कनेक्टिविटी, इंटरनेट के बिना तो योजना चलेगी नहीं, अधिकतर आजकल ऑनलाइन का जमाना हो चुका है। तो ये सब कुछ ये आगे पढ़ेंगे, पढ़ लिया अपन ने, पीछे सितंबर में पढ़ा था। फिर आगे देखते हैं। मेरा गला सूख गया है, प्यास लग रही, क्या करूँ, क्या टाइम हो गया, कितने पे, कौन से पेज पे पहुँच गया अपन, पेज देख लेते उसके बाद पानी पियेंगे। 28 पेज, अभी 30 पेज और बाकी है, चलो कर लेंगे, कोई ना, बाद में पानी पियेंगे। ये आदिवासी औरतें काम कर रही है, खेती का काम कर रही है, पहाड़ी क्षेत्र होते में होता है, ये पहाड़ी क्षेत्र लग रहा है आपको भी। यह इनका पहनावा हो गया, ये डांस कर रही है, ये इनका मकान है, ये इनके द्वारा वाद्य यंत्र वगैरह होते हैं वो, इनका एक घर है, ये बाउंड्री बना रखी है। ये लोग कुछ कला, ये कला दिखा रहे हैं, यहाँ पे बना हुआ इनका हैंडीक्राफ्ट है, ये भी हैंडीक्राफ्ट है, ये भगवान वगैरह बना रखे बीच में। फिर आगे चलते हैं। तीज महोत्सव कहाँ मनाया गया है, जयपुर में मनाया जाता है हर साल
सावन में। तो तीज महोत्सव ये बना रखा है ऐशे उल्लास के साथ। फिर आगे चलते हैं। जयपुर में पूरे इंडिया में ये बना गया 15 अगस्त को 76वां स्वतंत्रता दिवस। तो आगे अपन देखते हैं देशभक्ति से संबंधित की विश्व रिकॉर्ड और विश्व रिकॉर्ड। और यार क्या बात है, दिमाग खराब हो गया कि विश्व रिकॉर्ड राजस्थान ने कैसे बना लिया। यूपी ने क्यों नहीं बनाया, बल्कि जनसंख्या सबसे ज़्यादा यूपी की है, 20 करोड़ से ऊपर। राजस्थान की 6-7 करोड़ है। तो बात यह है कि जनसंख्या से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो संगठित नहीं है, बिखरी हुई है। तो कोई मतलब नहीं कि वहाँ पे 20 करोड़ है, राजस्थान में 7 करोड़ है। तो इसमें रिकॉर्ड बनाने के लिए क्या चाहिए, सबको एक साथ एक टाइम पे आना ज़रूरी है। तो सरकार ने 1 करोड़ यहाँ पे दे रखा, 1 करोड़ लड़कों ने एक साथ गाना गाया, गीत गाए होते हैं ये वाले वंदे मातरम राष्ट्रीय गान। कैसे गाए, एक साथ 1 करोड़ तो इकट्ठे होंगे नहीं जयपुर में। जयपुर की जनसंख्या कितनी है, 50 लाख के आसपास मैक्सिमम होगी। तो 50 लाख भी नहीं होगी जयपुर की, 40 लाख के आसपास होगी जनसंख्या। तो 1 करोड़ कहाँ से आगे बच्चे। तो 1 करोड़ ऐसे किया कि इन्होंने अलग अलग स्कूल में मैदान में खड़े कर दिया। सबके पास नेट है, सरकार के पास नेट, सरकार ने नेट का यूज किया, टेक्नोलॉजी का यूज कर लिया ना। मैंने कहा है कि सरकार बहुत टेक्नोलॉजी का यूज करके पागल बनाएगी और यूज करके आंकड़े वाकड़े एकत्रित करेगी, पेड़ थपथपानी कैसे भी करके। ये बात है, यूपी सरकार ने नहीं किया, राजस्थान सरकार ने कर लिया। बहुत दूर दूर लोग हैं, जनसंख्या कम है, क्षेत्रफल ज़्यादा है, तो भी सरकार ने कैसे भी करके टेक्नोलॉजी का यूज़ करके स्कूलों में ऑनलाइन कर दिया। यहाँ से राष्ट्रीय गीत गाया, यहाँ पे पहुँच गया जयपुर में, यहाँ से गया यहाँ पहुँच गया, सबका पहुँच गया डाटा। अलग अलग जिलों में, गाँव में, तहसील लेवल पे, सब लेवल के 1 करोड़ छात्र इकट्ठा हो गए, गीत गा लिया, और ये पूरा 1 करोड़ एक साथ हो गया। और ये बन गया है रिकॉर्ड, वर्ल्ड रिकॉर्ड। ऐसे होता है काम एक साथ। तो इसको करने के लिए कैसे, ऐसे तो नहीं होता है, प्लानिंग बनाई गई 10 दिन पहले, 15 दिन पहले बनाए। अभी सुबह उठ के अपन गए अपन को एक रिकॉर्ड बनाना, ऐसा नहीं होता है। इसको प्लानिंग बनाने के लिए विभाग ने मेहनत की है। कौन कौन से विभाग ने की, शिक्षा विभाग तो हो गया, एजुकेशन स्कूल वालों ने किया। कल आया संस्कृति विभाग आएगा, क्योंकि कल्चर का बात हो कि सब कुछ खड़े हो रहे हैं। फिर आगे कल्चर विभाग आ गया, स्कूल विभाग आ गया, और तीसरा कौन सा है, 2 ही है, शिक्षा विभाग और कला संस्कृति विभाग। चलो 2 ही है। इन्होंने मिलकर ये प्रोग्राम को सक्सेस बनाया। तो ये बात है कि सब ने एक साथ गा के ऑनलाइन किया है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वगैरह की, जैसे भी करके नीचे देखते नहीं कैसे क्या किया। और सर वो इनको क्या किया, कॉन्सोलिडेटेड मार्कशीट मिली है, देशभक्ति गीत का, वर्ल्ड रिकॉर्ड का वो मिला सर्टिफिकेट, प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिला है ना। प्रोविजनल, परमानेंट तो बाद में आएगा, डिग्री तो बाद में आएगी, पहले प्रोविजनल मिलता है, वो मिल गया तुरंत। ये वाला प्रोविजनल सर्टिफिकेट ये आदमी दे रहा है, इसको इनको दे रहा है ना। तो 1 करोड़ लड़कों ने गाया है। और ये बात भी दे रखी यहाँ पे 31 दिसंबर 1929 को पहली बार राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। तो 1929 को कैसे याद रखेंगे, 31 दिसंबर मतलब लास्ट दिन था 29 का, 2029। आर्टिकल 29 तो पता है, आर्टिकल 29 क्या है, 29 से आता है 29 में अल्पसंख्यक, अल्प आधा ल आधा न, 29 अल्पसंख्यकों के लिए है, तो 29 हो गया अल्पसंख्यक। तो 29 कैसे याद रखेंगे, 29 का याद नहीं आ रहा मेरे को, 31 दिसंबर ये याद रख लेना, पहली बार राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया था लाहौर में। आगे और बता देंगे, वीडियो बनाएंगे तब। और फिर आगे चलते हैं। आगे बता रखा है कि जयपुर में जो हाई कोर्ट है उसके नीचे की साइड में नीचे क्या बना गया, नीचे बार काउंसिल ऑफ राजस्थान का गठन किया गया है। जोधपुर में जहाँ पे हाई कोर्ट है वहाँ पे बार काउंसिल ऑफ राजस्थान बनेगी। चलो ठीक है, बनेगी। तो जामडोली कहाँ है, किसी को पता है नहीं है, जयपुर के अंदर है। तो पुनर्वास आवासीय भवन बनाया जा रहा है। इनके लिए बनाया जा रहा है, मानसिक विमंदित महिलाओं कल्याण के लिए। तो आपको बता दो, याद किस तरह का जामडोली जयपुर में कैसे है,
तो जयपुर का मैप आपको याद होगा, राजस्थान ये हो गया, इधर आगरा हो गया, ये जयपुर हो गया, ये आगरा रोड है। आगरा रोड इसको जूम कर लेते थोड़ा, ये जूम कर लेंगे हम जयपुर को, इस तरह का जयपुर हो गया। इधर ये आगरा जा रहा है रोड, ये दिल्ली जा रहा है। तो आगरा रोड पे यहाँ पे जामडोली पड़ता है जयपुर में, जयपुर के अंदर ही है, मतलब यहाँ पे जयपुर है, जयपुर के अंदर जामडोली पड़ता है, बस्सी वगैरह। यह जामडोली में क्या है, मेंटल हॉस्पिटल बना रखा है। और आगरा के अंदर भी मेंटल हॉस्पिटल है, तो मेंटल वाले यहाँ से यहाँ पे आ जाएंगे। इस तरह याद रख लो भाई। आपको गलत नहीं समझना, पर ऐसे ट्रिक या तरीके याद रखने के लिए कि आगरा में मेंटल हॉस्पिटल है, आगरा का पागल खाना फेमस है। तो जयपुर में भी है, तो यहाँ पे पुनर्वास करने के लिए यहाँ पे जाएंगे, आगरा से उठा के यहाँ पे जाएंगे, यमुना महिला और बाल कल्याण के लिए। फिर आगे चलते हैं, बहुत प्यास लग रही है। इसको तो मैं कहता हूँ याद नहीं करोगे तो भी चलेगा, ये 3-4 बार आएगा, 3-4 महीने तक ये चलेगा, जनवरी महीने तक कि जम्बूरी होएगी यहाँ पर राजस्थान में 4 जनवरी से 10 जनवरी तक, एक सप्ताह के लिए होगी। 66 साल बाद हो रही है। तो 18वीं राष्ट्रीय स्काउट जम्बूरी होगी। जम्बूरी का मतलब एक साथ बहुत संख्या में लोग इकट्ठे होकर गेम खेलेंगे, तो ये चीज़ है। आप गया और पढ़ोगे, आपके करंट अफेयर में आते रहेगा, कोई दिक्कत चिंता की बात नहीं है। इंदिरा रसोई भोजना के भोजनलाल की व्यवस्था की। इंदिरा रसोई देखो, अशोक गहलोत है, गांधी परिवार से के लिए बहुत कुछ करता है। राजीव गांधी की कोई भी जयंती वयंती आएगी तो नई स्कीम लाएगा। इंदिरा गांधी की कोई स्कीम जयंती आएगी तो भी स्कीम लाएगा। महात्मा गांधी से संबंधित स्कीम लाएगा। मतलब गांधी 3 रिलेटेड हो गया। राजीव गांधी के लिए इंदिरा गांधी हो गई, या भी राजीव गांधी हो गया, महात्मा गांधी हो गया, इंदिरा गांधी, इनके कोई जन्मदिन हो गया, जयंती आ गई, तो ये कुछ न कुछ करते रहेगा अपना राजस्थान का सीएम। ये बात है। तो भोजन की व्यवस्था कर दी, पैकेट वैकेट में कैसे कहीं पे बाढ़ आ गई तो वहाँ पे व्यवस्था की जाएगी। तो ये बात है, कर रहा है। इंदिरा गांधी नाम के रसोई बना रखी है। आगे क्या, अप्रधान खनिज, प्रधान होते हैं, अप्रधान खनिज होते हैं। तो उसके लिए नियमों में क्या संशोधन किया सरकार ने, क्या किया वो आगे देखेंगे। देवभ्रम में हुआ आधा खनन पट्टा हस्तांतरण, देवभ्रम में हुआ आधा। पहले 10% था, अब 5% कर दिया। 4 हेक्टेयर की अधिकतम सीमा ख़त्म कर दी। पहले हर महीने में अपन को रिटर्न भरना पड़ता था, अब 3 महीने में अनुदान करना पड़ेगा। त्रिमासिक कर दिया, पहले 1 महीने में करना पड़ता था मालिकों को, तो 3 महीनों में करो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। और प्रीमियम की दर भी आधी कर दी, 10% की जगह 5% कर दिए, तो ये भी बढ़िया कर दिया। तो और आगे चलते हैं, हाड़ौती की तरफ बांसवाड़ा, ये कोटा बाराबंदी, ये हाड़ौती क्षेत्र हो गया। तो इसमें क्या क्या सरकार कर रही है, इसके बारे में ये आ गया। फिर अगला बजट क्या आएगा, अगला बजट युवाओं और छात्रों को समर्पित होगा। चौथा बजट आ गया, 5वां बजट लास्ट आएगा 2023 में, और सरकार भी जाने वाली है। तो जाते जाते युवाओं को ध्यान में रखते हुए लाएगी बजट ये। तो इसलिए मतलब ये एक तरह की पॉलिटिक्स है, सबको पता है। तो सबको पता है कि अगला बजट ऐसे आएगा। वो ये लोकेशन याद रखना, हिंदोली कहाँ पे, बूंदी के अंदर है। बूंदी हिंदी, बूंदी से हिंदी याद रख लो, हिंदोली। तो हिंदोली नर्मदा चंबल परियोजना चल रही है बूंदी की साइड में, है ना। फिर आगे चलते हैं, जो अप्रधान वाला खनिज वाला अपन ऊपर देखा था, उसी की बात हो रही कि अप्रधान खनिज की रियायत क्या दी, 2017 में आया था। 10 की जगह 5, मतलब 10 गुना अधिकतम था, 10 लाख, किसानों 5 गुना, मतलब 5 लाख रुपये तक कर दिया, आधा कर दिया। त्रैमासिक कर दी, 1 महीने की जगह 3 मासिक कर, हेक्टेयर को भी हटा दिया। तो ये बात कर दी। और लाइसेंस वाइसेंस लेने के लिए सरकार ने सुविधा कर दी कि सुगमता की दृष्टि से क्या किया है, अब कोई भी खनन करेगा, जैसे मेरे लिए खान है, जिसमें मैं नहीं अप्लाई कर रहा हूँ, खनन करूँगा मैं, तो मेरे को सरकार से परमिशन नहीं लेनी है। दाढ़ी बिना पंजीयन के, बिना रजिस्ट्रेशन के मैं खनन के लिए अनुमति ले सकूँगा, है ना।
पंजीकरण के बिना पर्यावरण अनुमति के हो सकेगा ना। लेकिन मैं वो खनन कार्य स्टार्ट करना हो तो फिर अनुमति लेनी पड़ेगी। पंजीकरण तो अपन बिना इन्वायरमेंट पर पंजीकरण तो अपन है ना बिना पर्यावरण अनुमति के ले सकेंगे, पर खनन करने के लिए पर्यावरण से पूछना पड़ेगा, ये बात है। और ये है ERCP ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट, है ना। इसको कैसे याद रखना, ईस्टर्न ये राजस्थान हो गया, इस तरह कैनाल निकालने के बाद चलते चंबल नदी का पानी वगैरह ये तो बह के बंगाल नदी में, बंगाल में पश्चिम बंगाल मतलब बंगाल की खाड़ी में चला जाता है। तो इसको बचाने की बात चल रही है राजस्थान के। तो इसको कितने ज़िले इसमें याद नहीं होते हैं। तो ये ERPC है। तो ई इस तरह बनता है, ई की जगह अपन इसको उल्टा घुमा देंगे तो ई की जगह 13 हो जाएगा। तो 13 डिस्ट्रिक्ट है, 13 ज़िला ले रखे हैं, ऐसे याद कर लेना। 13 डिस्ट्रिक्ट है ई ईस्टर्न कैनाल में ना। तो ई को उल्टा घुमा दिया, 3 हो गया ईस्टर्न कैनाल। 13 ज़िले हैं राजस्थान के जो कि इसमें कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, पानी की ज़रूरत है। और केदारनाथ राजदूत 2013 में हुई थी, तो इनको भी कुछ मुआवजा वगैरह मिल रहा है। 2 वर्ष की छूट दे रही है जितने एग्ज़ाम देने के लिए सरकारी फॉर्म भरने में, रोजगार में। और आगे चलते हैं। ओलंपिक तो चल ही रहा, 29 अगस्त से 5 अक्टूबर तक चलेंगे। अगले महीने भी आएगा, जुलाई में आ गया, अगस्त में आएगा, सितंबर में आ गया, अक्टूबर वाली मैगजीन में भी आएगा ख़त्म होती। 3-4 महीने तक ये राजीव गांधी के नाम से खेल हो रहे हैं, ओलंपिक को आते रहेंगे। फिर आगे चलते हैं। राजस्थान बन रहा है एजुकेशन हब। कैसे स्कॉलरशिप वगैरह दी जा रही है, एकेडमिक एक्सीलेंस योजना स्टार्ट कर दी है उदयपुर में, वो भी है, विदेश भेजा जा रहा है सबको। तो होनहार बच्चे को, जैसे कि राजीव गांधी है, राजीव गांधी के नाम से क्यों है, क्योंकि राजीव गांधी भी मुख्यमंत्री अपने राजस्थान का, अशोक गहलोत इनके नाम से चलाएगा योजना अधिकतर। राजीव गांधी हो गया, महात्मा गांधी हो गया और इंदिरा गांधी। तो इन राजीव गांधी के बारे में एक बात है कि राजीव गांधी मैकेनिकल इंजीनियरिंग कहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियर थे। उन्होंने इंजीनियरिंग कहाँ से की, लंदन से की थी। मैकेनिकल इंजीनियर है भाई, मैकेनिकल इंजीनियर है भाई राजीव गांधी। तो इनके नाम से इन्होंने विदेश में जाकर लंदन में पढ़ाई की, तो इसलिए इनके नाम से ही राजीव गांधी स्कॉलरशिप निकाल दी, एक के लेवल से विदेश भेजा जाएगा एजुकेशन हब। फिर आगे क्या, राजस्थान क्षेत्र में राजस्थान में तो अग्रणी तो बने किसान मित्र योजना स्टार्ट की, लाखों बिजली शून्य स्मार्टफोन वितरण किए जाएंगे अब इतने महिलाओं को, चिरंजीवी योजना के तहत वगैरह। तो ये भी आगे पढ़ लेंगे अपन। SMS मतलब हॉस्पिटल में IPD टावर और हृदय का प्रत्यारोपण आसानी से होगा। IPD क्या होता है, इन पेशेंट डिपार्टमेंट होता है जो हॉस्पिटल के अंदर भर्ती किया जाता है 24 घंटे से ज़्यादा के लिए, तो इसको इन पेशेंट कहते हैं। और 24 घंटे से कम के लिए किया जाता है तो इसको आउट पेशेंट कहते हैं। इन पेशेंट और आउट पेशेंट होते हैं ना। इन पेशेंट 24 घंटे से ज़्यादा हो गया तो इन पेशेंट हॉस्पिटल में भर्ती कर लेंगे, 24 घंटे से कम होगा तो उसको बाहर ही रखेंगे, छुट्टी दे देंगे, ये हो जाएगा। महिलाओं के स्मार्टफोन दिए जा रहे हैं, 3 साल तक नेट रिचार्ज मिल जाएगा और सभी महिलाओं को दिया जा रहा है, जो भी चिरंजीवी महिला मुखिया को। आगे देखते हैं। राहत वायर मिल रही, विकास कार्य सब कुछ है। राजस्थान अप्रधान खनिज वाला अपन देख लिया, 2017 वाला। वंशावली लेखन भारत में महान परंपरा। तो वंशावली में क्या हो कि वंशावली के संरक्षण माइक्रो फिल्म बनाई जा रही है और जयपुर में बनेगा, ये इम्पोर्टेंट है। वंशावली संरक्षण एवं संवर्धन अकादमी का कार्यालय, तो ये भी याद रख लेना, जयपुर में बनेगा। फिर आगे चलते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है। ये जयपुर में सम्मेलन होता है, वंश लेखन सम्मान सम्मेलन में अशोक गहलोत यहाँ बैठे हैं, तो ये बात चल रही है। तो वंशावली में क्या होता है, बीकानेर में स्थित है। बीकानेर में क्या है ये याद रखना आपको, बीकानेर में भूलेखागार है, राजस्थान राज्य भूलेखागार, देश का पहला डिजिटल भू अभिलेखागार। मतलब जितने भी वहाँ पे किताबें पढ़ी है वंशावली है, उनका फ़ोटो खींच के ऑनलाइन डाला जा रहा है। फ़ोटो खींच के ना स्कैन करके ऑनलाइन सॉफ्ट कॉपी बढ़ा जाएगी, हार्ड कॉपी से सॉफ्ट कॉपी।
सॉफ्ट कॉपी। तो अभी तक कितने हो गए? 34 लाख अभिलेखों का, ऐतिहासिक अभिलेखों का डिजिटलाइजेशन कर दिया है। माइक्रोफिल्म बनाई जा चुकी है ना, और 35 लाख का शीघ्र बनाई जाएगी। और राजस्थान, अब आगे चलते हैं तो क्या राजस्थान राज्य की ये जो योजना है, ये मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना 10 लाख का तो कवर दिया जा रहा है। बाकी एक्सीडेंट का कवर भी दिया जा रहा है 5 लाख का। इसमें क्या एक कार्ड बनेगा जिसमें 10 लाख का आपको डाल दिया जाएगा। जितना खर्चा होगा उतना बचा रहेगा, बाकी हॉस्पिटल में जमा होता रहेगा। वो पैसा आप कहीं पर भी यूज़ नहीं कर सकते, खाली हॉस्पिटल में यूज होगा। अब इसमें क्या किया जा रहा है कि किडनी का, लीवर का, हार्ट का, सबका ट्रांसप्लांट बिना खर्च के, मतलब फ्री में सरकार करेगी अपना इलाज। ये बात होगी। स्मार्टफोन वितरित किया जा रहा है 10 बार के दिए की बात को। और वंशावली के बारे में क्या होता है, सिर्फ सत्य लिखा जाता है तो अपन को पता नहीं, अपन ने जाकर देखा है, क्रॉस वेरीफाई तो अपन ने किया नहीं, कुछ भी लिख दो, अपने क्या पता, अपन को मानना है भाई, बड़े लोगों ने बात कर दी। तो फिर आगे चलती है वंशावली इस तरह की होती है, किताबें होती होगी, अपन ने देखी नहीं कभी। फिर आगे चलते हैं, मुख्यमंत्री से मिला साधु और ग्रामीण का प्रतिनिधित्व। मिलना चाहिए सब तरह के लोग, मुख्यमंत्री तो मिलेगा भाई, वोट लेना इनको। फिर क्रीड़ा परिषद के कर्मियों को पेंशन का लाभ। क्रीड़ा परिषद कहाँ है? जयपुर में है। राज्य लेवल की क्रीड़ा परिषद जयपुर में है ना। पेंशन कर्मियों को राजस्थान में अधिकतर राजस्थान की जो क्रीड़ा परिषद है, तो इसमें क्या हो गया, समस्या आ गई थी। क्या समस्या आई थी कि राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद है, इसमें सेवानिवृत्त को पेंशन लाभ नहीं मिल रहा था। क्या बात, दिक्कत ये आ गई थी इसमें, हाई कोर्ट ने, राजस्थान की जो हाई कोर्ट थी, उसने क्या सवाई मानसिंह स्टेडियम के में व्यावसायिक गतिविधियों पर रोक लगा दी थी। व्यावसायिक गतिविधियाँ नहीं करेगी है अगर राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद, तो इनको व्यावसायिक गतिविधियाँ नहीं करेगी तो वहाँ पैसे कहाँ से आएगा? पैसे नहीं आएगा तो आय गिननी हो जाएगी, पैसे नहीं आएगा तो अलाभकारी संस्था बन जाएगी। तो इनको कहीं न कहीं से खर्चे निकालना तो पड़ेगा ना, कार्यकर्ता होगा। तो कार्यकर्ता को खर्चे निकालने के लिए वेतन भत्ते राजकीय अनुदान से दिया जा रहा है। तो ये बात कही गई, पेंशन लाभ मिलेगा, खर्चा भत्ता मिलेगा, क्योंकि हाई कोर्ट ने पाबंदी लगा दी थी इसलिए व्यावसायिक गतिविधि पर। फिर आगे चलते बजट घोषणा के बारे में कार्यशाला का होता है। वर्कशॉप स्टार्ट की थी, लोगों से पूछा कैसे क्या बजट रहा है वगैरह, तो पूछा था गया। तो ये बात है कार्यशाला। फिर आगे चलते बिरला ऑडिटोरियम में स्थापित आयोजित की गई थी, ये बात है। देखो मैंने कहा ना अशोक गहलोत गांधी जी से अधिकतर सहमत है, तो ये आ गया महात्मा गांधी की बात। तो महात्मा गांधी के बारे में शांति और ऐसा निदेशालय स्थापित कर दिया सरकार ने। एक तरह का निदेशालय बना है, निदेशालय से एक तरह का विभाग बन जाएगा, तो विभाग बना दिया सरकार ने। राजस्थान सरकार ने क्या बना दिया, महात्मा गांधी शांति एवं अहिंसा विभाग बना दिया। संबल मिला है, ये बात हो चुकी है, ये भी चल लो, पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया। ये कौन है? स्वतंत्रता सेनानी के घर पहुँच के सम्मानित किया है अशोक गहलोत ने। तो स्वतंत्रता सेनानी इस एज में अभी तक जीवित है, इसलिए जाके मिल लिया। 15-20 साल बाद तो कोई नहीं जाके मिल नहीं पाएगा, क्योंकि वो सब लगभग स्वर्ग से जाएंगे। फिर आगे चलते हैं, ये अशोक गहलोत जी है जो कि इनसे मिल रहे, बहुत अच्छी बात है, अपन को मिलना चाहिए। अगर भाग्य में मिला तो आसपास वाले सेना से मिल रहा है, कोई बड़ी बात है। फौजी लोग बहुत बढ़िया होते हैं देश के लिए। तो आगे चलते हैं अपन, ये कंप्लीट हो चुका है, ये 75 वर्ष और 75 उपलब्धियाँ। इसके लिए मैं आपके लिए ट्रिप के साथ नया वीडियो लेके आऊँगा, छोटा सा कि आधा घंटे का भी बन जाएगा। इसमें 75 बातें बता रही कहाँ पे क्या है। इसमें थोड़ा करेक्शन भी है, सरकार ने गलत आंकड़े छाप रखे। जैसे यहाँ पे दे रखा है रात बाटा कोटा दे रखा था, कोटा की जगह मैंने चित्तौड़ किया है। चित्तौड़ में पड़ता है रात बाटा, है ना। सूरतगढ़ पड़ता है बीकानेर में नहीं है, बल्कि सूरतगढ़ है श्री गंगानगर में। तो ये करना अपन को। फिर आगे और देखेंगे इसमें, और आगे और पढ़ेंगे, देखिए इसमें क्या गलती आती है। तो मैं आगे लेके आऊँगा नया वीडियो, इसके बाद सेकंड पार्ट लाएंगे इसका। आगे वाला और चलाता हूँ, आगे कंटिन्यू रखना है। कल इस टॉपिक के लिए सेकंड पार्ट लाऊंगा मैं, इस वाले टॉपिक के लिए सेकंड पार्ट लाएंगे, और आगे वीडियो कंटिन्यू चलेगा अभी। तो मैंने कहा ना इंदिरा गांधी
मतलब अशोक गहलोत जी गांधी जी परिवार की तरफ से ज़्यादा झुकाव है इनका। तो इनके नाम से इंदिरा गांधी क्या चीज़ है, इंदिरा गांधी का जन्म कब हुआ ये याद रखना आपको। महात्मा गांधी का जन्म याद रख लो, जन्म तारीख वगैरह इनसे जन्म संबंधित तारीखें। इंदिरा गांधी से संबंधित तारीखें और राजीव गांधी से संबंधित तारीखें याद रख लो। इन तारीखों से संबंधित इनके दिन पे ही सरकार योजनाएं लागू करती है बस अशोक गहलोत जी। तो यहाँ पे इंदिरा गांधी की बात हो रही है, तो इंदिरा गांधी का मतलब जो 19 नवंबर को इंदिरा गांधी जी से संबंधित वो जन्म था, शायद कुछ था 19 नवंबर को। तो इनके वो डे के ऊपर ये योजना लेके आ गई सरकार। तो इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना, पोषण का मतलब खाना पान खिलाना, मातृत्व किसमें होता है, छोटा बच्चा पेट में बच्चा होता है तब खिलाया जाता है। और ये योजना बहुत इम्पोर्टेंट है, और किसके लिए, दूसरे संतान के लिए। ये यहाँ पे ध्यान रखना, फोकस करना, दूसरे संतान है। ये लोग भूल जाते हैं, पहली नहीं बल्कि दूसरी, मतलब 2 बच्चे के लिए बात की जाती है ना सरकारी नौकरी वगैरह में भी। तो बच्चे 2 अच्छे, पहले संतान हो जाएगी, चल ठीक है। और दूसरे में 2 बच्चे हैं, दूसरी बार गर्भ धारण किया जाता है। तो पहला 1 बच्चा हो गया, चलो ठीक है। दूसरी बार गर्भ धारण होना, किसी के जुड़वा भी हो गए तो इसमें इंस्पेक्शन अपवाद है, 2 हो जाए तो कोई बात करनी है। पर गर्भ धारण तो 1 बार किया ना, यहाँ पर सेकंड बार 2 हो जाए तो कोई बात नहीं, 3 बच्चे चल जाएगा यहाँ पे। पर दूसरे बार बच्चा लगेगा तो 2 हो 3 हो कितने भी हो, पर गर्भ धारण 2 बार करना। गर्भ धारण होने के बाद इसको टर्मिनेट करना, मतलब ये नसबंदी वगैरह कराई जाती है। तो इसमें इस स्कीम का लाभ मिलता है। तो इसमें क्या होता है कि बच्चा जैसे ही थोड़ा आपको महिला में कैसे गर्भ धारण होता है उसके बारे में पता होगा। महिला जैसे बच्चा लगेगा उससे पहले बच्चा लगते ही क्या होगा, मासिक द्रव आना बंद हो जाएगा, 3 महीने बाद पता चल जाएगा। तो मासिक द्रव नहीं आएगा तो इससे 3 महीने को पता चलते ही सरकार स्टार्ट कर देगी पहली स्कीम, अंतिम माहवारी से लेके 120 दिनों के बीच में है ना, 3 महीने मतलब 4 महीने के बाद चल रही, 4 महीने के बाद चल रही, 1000 रुपये सरकार दे देगी, है ना। और फिर दूसरी बार में क्या होगा, दूसरी किस्त में प्रसव पूर्व, गर्भावस्था के भीतर प्रसव पूर्व दूसरी किस्त मिल जाएगी, इसमें भी 1000 रुपये मिलेंगे। फिर तीसरी किस्त में क्या होगा, बच्चा पैदा होएगा, बच्चा पैदा होते आपको पैसे मिल जाएंगे संस्था के अंदर ही 1000 रुपये। 1000 3 बार मिल गए, 3000 हो गए। अब 3000 रुपये और चाहिए, चौथी किस्त में मिलेंगे आपको। 3 माह का बच्चा हो जाएगा तब तक आपको 1000 रुपये और मिल जाएंगे। तब तक इलाज कराओ छोटे बच्चे का, टीके वीके जाँच वाँच कराओ। जिस तरह आपने सिकल सेल वाला भी देखा था, उसको बच्चे की जाँच वाँच करानी, वैसे उस तरह की जाँचें कराओ अगर आप साउथ राजस्थान से बिलोंग करते हैं तो। सबको करानी चाहिए वैसे। फिर आगे चलते हैं, ये 5वीं किस्त में क्या, द्वितीय संस्थान है ना, ये लास्ट वाली है ना। 5वीं किस्त में अगर द्वितीय संस्थान होगी तो उसमें क्या, दंपति वगैरह 3 माह के भीतर बच्चा पैदा हो गया तो जैसे तीसरा माह आएगा तो इसमें कोऑपरेटिव वगैरह लगा लेगी या फिर परिवार नियोजन साधन लगा लेगी, तो इसमें 1000 रुपये और मिल जाएंगे। तो 5वीं संस्थान में ये मिल जाएगा, सब मिला के 6000 रुपये मिलेंगे। और अपन ने चौथी किस्त नहीं देखी, चौथी किस्त में क्या होगा कि 2000 रुपये दिए जाएंगे। तो ये बात है, सब मिला के 6000 रुपये मिल रहे हैं, सब में 1000 रुपये मिलेंगे। खाली चौथी किस्त में अपन को 2000 रुपये मिलेंगे, 4 से 2 याद रख लो, चौथी किस्त में 2000 रुपये मिलेंगे। तो ये बात है ये। और ये कैसे क्या ये स्टार्ट हुई थी, ये स्टार्ट हुई थी कब हुई थी, 2020 में स्टार्ट हुई थी, 19 नवंबर 2020 को स्टार्ट हुई थी। और फिर 2022 में पूरे राजस्थान में स्टार्ट कर दी। सबसे पहले तो ये स्टार्ट हुई थी 4 जिलों में राजस्थान के, 2019 को नहीं 19 दिसंबर 2020 को हुई थी 4 जिलों में, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर में, और एक सहरिया जिला, 5 जिलों में। 4 तो ये हो गए साउथ राजस्थान के, और एक ये सहरिया 12 जिला में ना।
12 जिला मतलब 5 जिलों में स्टार्ट हुई थी पहले 2020 में, और उसके बाद 2022 में पूरे राजस्थान में स्टार्ट कर दी इस स्कीम को, इंदिरा गांधी मातृ पोषण योजना को। और दूसरे बच्चे के ऊपर दी जाती है पैसे, पहले बच्चे पे नहीं, दूसरे संतान के ऊपर दिया जाता है पोषण के लिए पैसे वगैरह। 6,000 रुपये मिलते हैं 5 किस्तों में, चौथी किस्त में 2,000 रुपये मिलते हैं। और ये पैसे कैसे मिलेंगे? आप जैसे हॉस्पिटल में जाओगे, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन होते ही ये होता है, ये नंबर मिल जाएंगे आपको, ये आईडी बन जाएगी प्रेगनेंसी चाइल्ड ट्रैकिंग एंड हेल्थ सर्विसेज। इसमें आपका नाम जोड़ते ही ऑनलाइन आपको खाते में पैसे आते रहेंगे, जो खाता आपने लिंक कर रखा बैंक अकाउंट से, जन आधार कार्ड से। राजस्थान के निवासी हो तो आपके पास जन आधार, राजस्थान के निवासी रहेंगे तो आपके पास जन आधार होगा, और जन आधार से बैंक खाता जुड़ा होगा, आपके खाते में पैसे आ जाएंगे सरकारी हॉस्पिटल में इलाज कराओगे तो। ये बात है। फिर आगे बढ़ते हैं। मातृत्व योजना हो गया, इंदिरा गांधी 19 नवंबर। स्वतंत्रता सेनानी के बारे में देखेंगे। छोटूमल सुराणा मारवाड़ के प्रखर सेनानी। तो मारवाड़ ये राजस्थान हो गया, ये मारवाड़ हो गया, ये इधर हो गया गोरवाड़ हो गया, ये मेवाड़ हो गया, वागड़ हो गया। तो ये गोरवाड़ यहाँ पे आ गया, यहाँ के ये थे अधिकतर गोरवाड़ क्षेत्र यहाँ पे दे रखा है, ये गोरवाड़ क्षेत्र। तो गोरवाड़ यहाँ कहाँ पे? गोरवाड़ का अपन चित्र बना लेते हैं। ये राजस्थान, मारवाड़, मेवाड़, गोरवाड़ यहाँ पे हो गया। पाली वाली हो गया, सिरोही पाली। तो गोरवाड़ क्षेत्र में इस क्षेत्र से संबंधित है। तो ये पाली राजस्थान में ना, पाली का नाम अभी आया था थोड़ी देर पहले, जाके जुम्मली की जारी की 2023 में 4 जनवरी से एक सप्ताह के लिए राजस्थान में 66 साल बाद जुम्मली स्टार्ट हुई थी ना, वो खेल किए जाएंगे, तो पाली में होगा। तो 1920 का असहयोग आंदोलन आपको पता है 1920 में क्या होता है? असहयोग आंदोलन आपको याद कराता हूँ, पहले करा रखा है वीडियो में, ऐसे पिछले वीडियो में चैनल में देख लेना कि 1920 में क्या 2020 मैच होता है। 2020 मैच में सबसे ज़्यादा लोग इकट्ठे होते हैं ना, तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या इकट्ठे होती है, तो सबसे बड़ा जन आंदोलन ये था, सबसे बड़ी जनसंख्या के हिसाब से। और 2020 में 20 से होगा ट्विस्ट हो गया, ट्विस्ट यानी मोड़ना, असहयोग करना। तो असहयोग किया ना ट्विस्ट से, इसलिए 1920 में ट्विस्ट से असहयोग आंदोलन स्टार्ट हो गया था। ये याद रख लो गांधी जी का। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये हो रही है कि जो छोटूमल सुराणा थे, इस सुराणा नाम से मतलब बड़े फैमिली से बिलोंग करते थे। तो उस टाइम पे क्या चलता था, अंग्रेजी में का सामंत काल पे था। सामंत काल में क्या होता है, जागीरा प्रथा चरम पे थी, तो किसानों की उपेक्षा की जाती थी, तो गाँव का लाटा बाटा वगैरह वगैरह तालिबान ये वसूली करते थे, अत्यंत दुखी थे, किसान बहुत परेशान थे। पर ये खुद सुराणा हो गया, इन्होंने किसानों के लिए भलाई के लिए काम किया है, और इन्होंने गोरवाड़ क्षेत्र में अपना नाम कमाया है किसानों की भलाई के लिए, है ना। तो ये बात है। फिर आगे पढ़ेंगे अपन स्वतंत्रता आंदोलन के पत्रकारिता के प्रमुख व्यक्ति, इसको लास्ट में पढ़ेंगे थोड़ी देर बाद। इससे पहले अपन क्या टॉपिक है वो देख लेते हैं। दीदी की कैंटीन, कुछ मीठी कुछ नमकीन। देखो ये कहाँ पे स्टार्ट की थी, सिंपल आपको याद कर दूंगा कि जितने भी सरकारी ऑफिस वगैरह होते हैं, तो वहाँ पे छोटे मोटे चाय की थड़ी होती, बाबा छोटी मोटी ऑफिस के बाहर होती, पर ये इन्होंने अंदर ही खोल दी। राजीवी का नाम सुना है आपने? 10-12 औरतें मिल के ग्रुप चला जाती है, SSG चलाती है, स्वयं सहायता ग्रुप राजीवी के अंदर। तो उन्होंने कैंटीन स्टार्ट कर दी। तो दुकान पर जाकर तो अपना आंटी करते हैं, पर गवर्नमेंट जॉब होती है, और सरकारी कार्यालय में आदमी होते हैं। 25 साल का आदमी होता है, 30 साल का होता है, 35 साल का भी होता है। 25 से लाके 35 साल से 50-55 साल तक के अंकल वगैरह सब जॉब करते हैं। तो इसमें लेडीज़ अधिकतर 30 साल की होगी, 35 साल की होगी, या 40 साल की होगी। तो सेम एज के होते लगभग, तो सेम एज के होते, तो ये बहन कहेंगे या फिर दीदी बोल देंगे।
और अपने ऐसे 25 साल के लड़के होंगे, वो दुकान पे जाएंगे तो आंटी जी बेटी रहती है, आंटी आंटी करते हैं। पर ये तो सेम एज के निकल गए, कोई छोटी भी निकल गई तो इनको दीदी बोल देंगे, ये बात है। तो दीदी नाम की कैंटीन चलाती है, दीदी नाम से रखा है नाम, ये रहा था ब्लॉग अंदाज से, है ना। तो ऐसे ग्रुप मिलकर 5 से 10 महिला मिलकर ये चला रही है। और यहाँ पे खाना वाना खिलाती है दीदी, घर पे दीदी खाना बना खिलाती है ना, वैसे ये घर की तरह खाना वाना खिलाती है यहाँ पे सरकारी कार्यालय में। तो सुरक्षा विरक्षा भी मिल रही है इनको, आसानी से इनकम भी हो रही है, खाना बढ़िया मिल रहा है लोगों को, सरकारी अधिकारी को, ये बात है। राजीविका के अंतर्गत काम हो रहा है। और नीचे ये बातें भी दे रखी है कि आधारभूत संरचना इंफ्रास्ट्रक्चर की व्यवस्था की जा रही है। CLF बैंक वगैरह से वित्त पोषण वगैरह मिल रहा है इनको, CLF बैंक का नाम है, वित्त पोषण यहाँ से मिल जाता है, कच्चा माल वगैरह आदि क्रय किए जाते हैं। 10 से 15 महिला वगैरह होती है। कहाँ कहाँ चल रही है वो बात लिखी गई है। वित्त पोषण कहाँ से मिलता है, सपोर्ट वगैरह राजीविका से मिलता है, SSG ग्रुप चला रही इसलिए ये बात की गई है। फिर आगे चलते हैं। ई वेस्ट के बारे में आप क्या जानते हो? आप सब मोबाइल चला रहे, हाथ में मोबाइल है, आपके हाथ में मोबाइल है, ख़राब हो जाएगा फेंक दोगे, चार्जर होगा फेंक दोगे, ई वेस्ट हो जाएगा। वो एक तरह का ये होता है ई वेस्ट। तो ई वेस्ट में क्या बता रखा है यहाँ पे देखो, ई वेस्ट मीन्स यूज्ड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो होती है, जैसे लैपटॉप हो गया, कंप्यूटर हो गया, सेलफोन वगैरह ये हो गया। तो चाइना के बाद इंडिया तीसरे नंबर की कंट्री है जो ई वेस्ट प्रोड्यूस करती है ना। तो ई वेस्ट में क्या क्या होता है, वेस्टेज खराब चीज़ होती है, इसमें केमिकल होते हैं। ई वेस्ट कंटेंट मतलब इसमें डेंजरस केमिकल होते हैं, जैसे कि लेड हो गया, पॉलीक्लोराइड क्लोरीनेटेड बायोफिनल्स होता है, और पॉलीब्रोमिनेटेड होता है, बायोफिनल्स होता है, मरकरी होता है, और फ्लेम रेडिडेंट्स वगैरह होता है। और इनको जलाया जाता है तो इसमें बहुत जहरीला केमिकल निकलता है, धुआं निकलता है, एडवर्सरी इफेक्ट होता है, किडनी बोन, किडनी ख़राब होती है, ब्लड ख़राब होता है, नर्वस सिस्टम ख़राब होता है, हार्ट की प्रॉब्लम आती है, ये सब कुछ इसमें हो जाता है ये वेस्ट को जलाने वलाने पे होता है, क्योंकि सब कुछ केमिकल होता है, ये बात है। तो ये तो इसके इफेक्ट हो गए। तो इसमें होता क्या है, पॉलिसी नहीं आ रही क्या? तो राजस्थान में पॉलिसी क्या अभी बन रही है, अंडर कंसिडरेशन में है, लोगों के सामने सजेस्ट करें कि आप बताओ, ओपिनियन बताओ कि आप क्या बताना चाहते हैं, क्या शामिल करना चाहते हैं इस पॉलिसी में। जनता से पूछा जा रहा है, प्लेटफॉर्म पर डाल दिया होगा, पोर्टल पर अपन भी अपने राय दे सकते हैं। तो राजस्थान में ई वेस्ट हैंडलिंग कितनी यूनिट है? 25 है। और पूरे इंडिया लेवल पे कितनी है? इंडिया लेवल पे है 312 के आसपास ये है प्लांट्स। तो ये बात है। और राजस्थान में प्रोड्यूस कितना हो रहा है 2020-21 में, याद रख लो 20,000 किलो के आसपास, 20,000 मिलियन टन के आसपास पैदा हुआ है ये इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट कलेक्शन राजस्थान में। मेट्रिक टन कितना? मेट्रिक टन 20,000 टन, 20,000 मेट्रिक टन 2020 में, 20,000 2020 तो 20 होगी, 20,000 याद रख लो, 20,000 मेट्रिक टन। तो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट सिनेरियो राजस्थान के बता रखा है कि इतना पैदा हो रहा है वेस्टेज, और ख़त्म बहुत कम हो रहा है, हैंडल तो हो ही नहीं रहा है, बहुत कम नाम मात्र का हो रहा है। ये बात है, पॉलिसी आने बाकी है, बात चल रही है। और अब आगे चलते देववाणी। अब इसको कैसे याद रखना? देव मतलब देवता वेता होता है, संस्कृत, देव को देख के अपने दिमाग में आता है संस्कृत विभाग। तो देववाणी संस्कृत विभाग जो विभाग होता है संस्कृत शिक्षा का, उसने इसको डेवलप किया है। तो शिक्षा के क्षेत्र में सूचना अपने क्षेत्र में, तो राज्य का जो है ना शैक्षणिक संस्कृत शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान का है माहपुरा का अंदर है ये शिक्षण संस्थान। तो इसने ई कंटेंट उपलब्ध करा है इस एप्लीकेशन के ऊपर। तो स्वयं मूल्यांकन कर सकते हैं, एजुकेशन वाला है, सब कुछ इनका मिल जाएगा। विद्यार्थी जो विभाग द्वारा निर्मित किया गया। तो किसने निर्मित किया है? शिक्षा विभाग। ये शिक्षा विभाग है खुद ने अपने विद्यार्थियों के लिए, खुद ने टीचर्स ने बनाया गया है, टीचर्स ने बनाया इनको लिए। मूल्यांकन लड़के पढ़ेंगे तो खुद किताबें पढ़ रखी है सिलेबस के अकॉर्डिंग, इसमें एप्लीकेशन बना की है, वो खुद अपना परीक्षा के टाइम पे याद करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन आंसर भी होंगे, MCQ वगैरह होगा, खुद तैयारी कर लेंगे, मूल्यांकन करके आगे पढ़ेंगे। और सब्जेक्ट के हिसाब से कंटेंट इसमें डाल रखा है।
तो क्या चीज़ है एप्लीकेशन का नाम? देववाणी। ये पंजीकरण प्रोफाइल लिंक सुविधा वगैरह सब कुछ कंटेंट वगैरह दे रखे हैं। फिर आगे चलते हैं। आधुनिक भारत में सूचना क्रांति के शिल्पकार। वहाँ राजीव गांधी, इंदिरा गांधी की बात होगी, अब राजीव गांधी की बात होगी। 20 अगस्त को जन्म हुआ, सद्भावना दिवस मनाया जाता है। तो अशोक गहलोत जी है, राजीव गांधी जी को भी याद करेंगे। तो 20 अगस्त को अभी गया अगस्त महीने की है मैगजीन, तो 20 अगस्त को मनाया गया। 20 अगस्त को एक RCAT की स्थापना की थी, राजस्थान कंप्यूटर एडवांस टेक्नोलॉजी वगैरह जो है ना, राजीव गांधी का ये सेंटर बनाया गया था राजस्थान में। कहाँ पे? टोंक रोड, जयपुर में इसकी स्थापना की गई थी। तो इनके बर्थडे पे नई नई टेक्नोलॉजी से संबंधित किया जाएगा। तो इनको राजीव गांधी, जिससे सूचना क्रांति का पिता माना जाता है कि राजीव गांधी को भारत में, क्योंकि कंप्यूटर वगैरह ये लेके आए थे, तो इनको माना जाता है, श्रेय दिया जाता है। तो भारत निर्माण का श्रेय जाता है जवाहरलाल नेहरू को। तो आधुनिक मतलब इलेक्ट्रॉनिक क्रांति का श्रेय किसको जाएगा? सूचना क्रांति का इनको जाएगा, राजीव गांधी को। इन्होंने क्या किया था? 1906 में नई शिक्षा नीति में चलाकर शिक्षा घटकों को योगदान दिया है। नवोदय विद्यालय स्थापित किए उन्होंने। स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा इनको पाठ्यक्रम में समावित किया। तो ये बात थी। राजीव गांधी का जीवन परिचय क्या? 20 अगस्त 1944 को हुआ था, इसलिए 20 अगस्त की बात चल रही है। 1944 को हुआ था। इन्होंने लंदन में जाके इंपीरियल कॉलेज में क्या किया? मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। क्या बना? मैकेनिकल इंजीनियर भाई। फिर आगे क्या पढ़ाई करने के बाद इंडिया में आया था। 1982 में इन्होंने आईटी एशिया खेलों की मेजबानी कर दी। फिर 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की मृत्यु हो गई। तो इनको मात्र 40 साल की उम्र में प्रधानमंत्री बन गए थे भारत के। फिर आगे क्या प्रधानमंत्री बनने के बाद 1984 में इन्होंने कंप्यूटर के क्षेत्र में बहुत सारा काम किया, टेलीकम्युनिकेशन के क्षेत्र में काम किया। इसलिए इनको इंडिया में राजीव गांधी को ये सूचना क्रांति का जनक कहा जाता है। 1986 में शिक्षा एजुकेशन के क्षेत्र में क्या आई थी? राष्ट्रीय शिक्षा नीति का ऐलान किया था। नवोदय विद्यालय लेके आए थे इन्होंने, तो ये भी काम किया इन्होंने। और 1986 में क्या स्थापित हुआ? महानगर टेलीकॉम नगर लिमिटेड की स्थापना की। MTNL, BSNL हो गया MTNL, 1986 में स्थापित कर दिया MTNL को। और इसके बाद स्थानीय स्वराज संस्था में 33% रिजर्वेशन दिलाने का काम किया था। ये है। और 1989 में ये आया था। 21 साल से 18 वर्ष कर दी थी उम्र वोट देने की। और पावर टू द पीपल और पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने की दिशा में आगे कदम बढ़ाए थे, ये भी इम्पोर्टेंट है। फिर राजीव गांधी ने और क्या किया था कि ऐसे कदम उठाए, जैसे श्रीलंका के IPKF शांति सेना भेजा था। असम समझौता जो कि 1985 में हुआ था। पंजाब भी 1985 में हुआ था। मिजोरम इसका पता नहीं, 84 या 85 में कुछ होगा, याद नहीं है। असम का तो 85 में हुआ था, पंजाब का 85 में हुआ, मिजोरम का पता नहीं मेरे को। और तमिलनाडु में क्या हुआ? आत्मघाती हमला हुआ था, उसमें इनकी मृत्यु हो गई थी। फिर आगे चलते हैं। राजनीतिक आख्यान संग्रहालय। देखिए आपने राजस्थान में विधानसभा है, विधानसभा के नीचे की साइड में आख्यान संग्रहालय बनाया गया। और किसका बनेगा? विधानसभा में कौन जाता है? MLA जाते हैं। MLA जाते हैं, वही MLA ही मंत्री बनते हैं और मुख्यमंत्री बनते हैं। तो जो मंत्री बनेगा विधायक होगा, विधायक के आख्यान कर रहेगा राजनीति का, जो कि वहाँ तक विधानसभा में पहुँच गया। तो उन सबका पुतले वगैरह बना रखे यहाँ पे, तो उनका उद्घाटन किया है। सब जितने भी मुख्यमंत्री वगैरह बन गए उनके जीवन के बारे में बता रखा है। और इस नई टेक्नोलॉजी का यूज़ करके इसमें बता रखा है कि क्या क्या बता रखा है। जैसे टेक्नोलॉजी क्या यूज़ करेगी, 3D रिप्रेजेंटेशन दे रखा है, एनिमेटेड डायग्रामा बना रखा है, इंटरेक्टिव कियोस्क बना रखे हैं। कियोस्क होता है ना, अपन खुद चला के देख सकते हो वो।
होलोग्राम हो गया, 3D में दिखाई देगा। टॉकबैक स्टूडियो, टॉकबैक मतलब अपन कुछ कहेंगे तो वो रिप्लाई दे देगा, वर्चुअल रियलिटी उसी दुनिया में ले जाएगा। फिल्म में स्किन, इसकी चीज़ के बारे में दबाएंगे तो स्किन पे टीवी चलेगी सिनेमा की तरह। मैकेनाइज इंस्टॉलेशन वगैरह और डायनेमिक इंस्टॉलेशन, ये सब कुछ टेक्नोलॉजी का यूज़ करके अपन जाएंगे। कभी मैं वीडियो बनाऊंगा, 3-4 दिन में जाके वीडियो बनाऊंगा और आपको दिखाऊंगा कैसे क्या होता है वहाँ पे। तो इसको बना कौन रहा? जयपुर में विधानसभा भवन में जयपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा काम किया जा रहा है, ये बात है। और पूरी तरह डिजिटल म्यूजियम है और नेताओं के बारे में बताया जाएगा। डिजिटल संग्रहालय, इसका उद्घाटन किसने किया ये याद रखना। इसका उद्घाटन किया है भारत के जो CJI है, चीफ जस्टिस NV रमन्ना ने किया है उद्घाटन। राजीव गांधी खेल ओलंपिक खेल चल रहे हैं जो 29 तारीख से स्टार्ट हो गए और 5 अक्टूबर से तक चलेंगे। राजस्थान की लगभग 11,341 ग्राम पंचायतें भाग ले रही हैं और 29 अगस्त से शुरू हो चुके हैं, चल रहे हैं। तो अलग अलग मैगजीन में आएगा, 2-3 मैगजीन में आएगा। और मानगढ़ धाम, मानगढ़ कहाँ पे? बांसवाड़ा में, दक्षिणांचल साउथ राजस्थान में, ये दक्षिण यहाँ पे मानगढ़ धाम है। तो संस्कृत लिए बांसवाड़ा जिला अंतर्गत आनंदपुर 20 किलोमीटर मानगढ़ धाम है। 17 नवंबर को यहाँ पे क्या हुआ था? मेला लग रहा था, तो गोली वाला चला इस दिन, तब से यहाँ पे जन्मदिन को मनाया जाता है मानगढ़ धाम में। आदिवासी क्षेत्र में मनाया जाता है। गुरु गोविंद इनका गुरुजी है, गुरु गोविंद के नेतृत्व में अपना बलिदान दे दिया था, इसलिए। फिर आगे चलते हैं। पहले के टाइम पे ये ऐसे SBI बैंक राजस्थान में इस तरह सेवा देता था। अब ATM आ गया, योनो एप्लीकेशन वगैरह सब कुछ। तो गाड़ी में ATM जा रहा है, मोबाइल SBI मोबाइल का मतलब चलना फिरना होता है। ATM चल रहा है, ये भी मोबाइल एक तरह का, ये भी चलना फिरना, VR अलर्ट। पहले SBI था, वहाँ पे SBI हो गया, ये तो वही है सरकारी। अब इसमें से एक टॉपिक बच रहा था, मैंने कहा फिर बाद में कराऊंगा, तो वह भी करा देता हूँ मैं। मेरा गला बिल्कुल बैठ गया, आवाज़ बैठ गई है, आपको सुना दे रहा है मेरा पता नहीं मेरे को, थोड़ी आवाज़ बढ़ा लेना। तो राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो, जिस भारत की बात होती है तो ये भारत बढ़ गया, ये पूर्व होता है। सबसे पहले समाचार दिन यहाँ उगता है, तो जहाँ सबसे पहले समाचार आएंगे तो पूर्व में आएंगे, और पूर्व में क्या बंगाल पड़ता है। तो सबसे पहले कहाँ पड़ा? बंगाल। तो भारत में सबसे पहले समाचार पत्र कहाँ निकला? बंगाल गजट निकला था। कब निकला था? 1780 में। फिर राजस्थान में निकलेगा, तो राजस्थान में 69 साल बाद कब निकला? 1849 में। और राजस्थान में उधर वॉइस कंसेप्ट लगाएंगे, ये राजस्थान हो गया। पूरब में भरतपुर हो गया, तो भरतपुर से स्टार्ट होगा कौन सा? उर। भरतपुर से होगा रूर, शुरू होगा ना, शुरू। भरतपुर से होगा शुरू होगा। अंबाजी वल शुरू होगा, इसलिए सरूर इस नाम से स्टार्ट हो रहा है। पर ये मासिक है। तो ये हो गया। विजय सिंह पथिक हो गया, इसको भी पढ़ेंगे, इसको थोड़ा बाद में पढ़ेंगे। इससे पहले अपन पढ़ लेते हैं केसर सिंह बाराहट। केसर सिंह बाराहट में क्या होता है? इनका जन्म हुआ था शाहपुरा रियासत में। तो इन्होंने क्या लिखा था? चेतावनी चुंगटिया। और चुंगटिया क्या होता है? जो चुंगटा पड़ते हैं ना, चुंगटा किसको बोलते हैं? चुंगटा होता है अंगूठा और अंगूठे के पास वाली उंगली को, दोनों से चमड़ी को पकड़ के उसको चाबी की तरह घुमाना, टाइट पकड़ के चमड़ी को, किसी की चमड़ी को घुमाना, जिससे कि आदमी आ कर देता है, बई कर देता है। तो इसको चुमटे बोलते हैं। तो चेतावनी चुमटे है ना। तो ये शॉर्ट से लिखते थे, शॉर्ट है। तो केसर सिंह बाराहट ने, तो ये चुमटा पढ़ते हैं तो कोई 12 मेल देता है। तो मेवाड़ के जो महाराणा फतेह सिंह थे, तो उन्होंने चुमटा पढ़ते राज्य कर्जन से मिलने से मना कर दिया, गए नहीं। तो केसर सिंह इनका नाम है, इनके नाम से ही इन्होंने क्या निकाले? पंजाब
ये इनके राजस्थान केसरी निकाली, किसने निकाली? इन्होंने निकाली थी, और इसके संपादक कौन बने? विजय सिंह पथिक बने थे। तो विजय सिंह पथिक इनसे इतने प्रभावित हुए, इनके सोटे, इनके चुंगटे से, कि विजय सिंह ने ये निकाल दी राजस्थान केसरी। अब राजस्थान केसरी, इनका नाम भी केसरी, यानी केसरी इनके नाम से निकली है। कोई खुद के नाम पे पत्रिका थोड़ी निकालेगा, कोई अपने गुरु के नाम पे निकालता है, इसलिए विजय सिंह पथिक ने इनको गुरु मान रखा था, केसरी को। तो केसर सिंह के नाम पे विजय सिंह ने पत्रिका निकाली थी। फिर आगे चलते हैं। अब केसर सिंह के बारे में पढ़ते हैं, ये विजय सिंह के बारे में पढ़ते हैं। केसर सिंह तो पढ़ लिया, विजय सिंह के बारे में क्या है? रात की 2:30 बज चुकी है। विजय सिंह के बारे में पढ़ते हैं। विजय सिंह के बारे में क्या? इनका जन्म यूपी के अंदर बुलंदशहर में हुआ था, है ना। तो विजय सिंह को कैसे याद रखेंगे? विजय से याद रखेंगे बिजोलिया, और बिजोलिया से विजय सिंह बिजोलिया समझते हैं। बिजोलिया जो कि भिलवाड़ा में पड़ता है। तो बिजोलिया आंदोलन के सूत्रपात किया था। 1920 में वर्धा चले गए थे, वहाँ से क्या किया था इन्होंने? राजस्थान केसरी चलाई थी। ये वाला वर्धा जो अपन नीचे यहाँ पे देखा था, वर्धा, ये वर्धा देखा, ये वाला, तो यहाँ से स्टार्ट किया था। और बिजोलिया संबंधित राजस्थान केसरी इन्होंने चलाई थी। और 1921 में, जैसे भारत की बात की जाती है, 21वीं सदी का भारत, 21वीं सदी में भारत कैसा दिखेगा? नया दिखेगा। तो नवीन राजस्थान की बात कर दी 1921 में, नवीन राजस्थान, है ना, ऐसे याद कर लो। 1921 में नवीन राजस्थान, 21वीं सदी की जगह 1921 कर लो, नवीन राजस्थान का जन्म हुआ। तो इसका आदेश ये था, यह शिव सुख की चाह नहीं, परवाह नहीं, जीवन न रहे, यदि इच्छा है यह जग है, जग में सर्वोच्च मन न रहे। ये बात कही जाती थी इस पत्रिका में। पत्रिका छपती थी तो इस पर आदर्श वाक्य ये होता था। फिर बिजोलिया सत्याग्रह में इन्होंने किया था विजय सिंह पथिक ने समर्थन, और फिर यही पत्र बाद में तरुण राजस्थान के नाम से फेमस हो गया था। नवीन के बाद इसका तरुण नाम हो गया था, याद रखना। फिर आगे चलते हैं। विजय सिंह हो गया, केसर सिंह बाराट हो गया। अब पढ़ते हैं कैप्टन दुर्गा सिंह चौधरी, दुर्गा प्रसाद चौधरी। तो ये थे निम्न का थाना, कहाँ पड़ता है? सिक्कर में पड़ता है, यहाँ से थे। 1936 में इन्होंने क्या किया था? नवज्योति स्टार्ट की थी। ज्योति को कैसे याद करें? ज्योति 36 ज्योति 36 ज्योतिष, तो नवज्योति हो गया 36 ज्योतिष, इसे याद रख लो, नवज्योति। इनका प्रकाशन इन्होंने किया था, खास चीज। तो ये कुछ भी छापते थे उसमें क्या लिखना था? आई जगाने को आई नवज्योति, नवज्योति यानी 36, नवज्योति के बारे में यहाँ पे आ गया, उनकी पृष्ठ पे छपा होता था। फिर आगे आ गया श्री राम नारायण चौधरी। नारायण के नाम से 2 आएगा, एक तो राम नारायण यहाँ पे आ गया, एक जय नारायण व्यास आ गया। तो राम नारायण की बात हो रही है। तो इन्होंने भी राजस्थान केसरी, जो केसरी तो वो थे विजय सिंह पथिक ने छापी थी, स्टार्ट की थी, ये सह संपादक बने थे। और फिर 1921 में 21वीं सदी का भारत हो गया नवीन, तो नवीन राजस्थान ये निकल गई साप्ताहिक पत्र। फिर बाद में इसका नाम तरुण हो गया था राजस्थान नाम से, ये आपको याद हो गया। 1929 में यंग राजस्थान चलाया गया था। 1930 में हस्तलिखित दरमियान, इतना याद नहीं रखना, जितना याद हो जाए वो याद रख लो। 1936 का याद कर दिया आपको। 36 में क्या हुआ था? ज्योति हो गया, 36 ज्योति 36, है ना, ये अजमेर से निकली है, याद कर लेना। फिर आगे चलते हैं, राम नारायण हो गया। फिर आगे चलते जय नारायण व्यास। जय नारायण किधर से थे? जोधपुर से थे। यहाँ पे उनके नाम से यूनिवर्सिटी भी है। तो इन्होंने स्टार्ट किया तरुण राजस्थान,
तरुण राजस्थान अभी ऊपर पड़ा था, तो नवीन राजस्थान का नाम तरुण हो गया था। तो इन्होंने संपादन किया था बाद में 1921 के बाद 1927 में संपादन किया था तरुण राजस्थान का। अखंड भारत वगैरह बहुत कुछ काम किया था इन्होंने। आगीवाण क्या चीज़ है, ये इम्पोर्टेंट। आगीवाण ये एग्जाम पूछा जाता है। राजस्थानी भाषा के प्रथम पाक्षिक सप्ताह मतलब 15 दिन में आते थे आक्षिक आगीवाण। पाक्षिक मतलब 15 दिन में, हर 15 दिन में एक समाचार पत्र आता था, उसका नाम था आगीवाण। तो आगीवाण तो इसको कैसे याद करना मैं सोचता हूँ, देखिए फिर बताता हूँ। चलो पता नहीं चल रहा है यार, आप देख लेना। जैसे आगीवाण सब मतलब 15 दिन में आता था। ये है हरिभाव उपाध्याय। एक तो हरि नाम से दो चीज़ें, एक तो हरिदेव जोशी है और हरिभाव उपाध्याय है। हरिदेव जोशी तो अपने बांसवाड़े से संबंध है इनका, और हरिभाव उपाध्याय है यूपी से, यूपी में ग्वालियर से। तो इन्होंने क्या क्या निकाली, त्याग भूमि निकाली 1927 में। तरुण भी आई थी जो ऊपर दे रखी है, तरुण राजस्थान। 1940 में जीवन साहित्य ये आया था। तो ये है चीज़ें। और यहाँ पे इधर रह गया अचलेश्वर प्रसाद शर्मा, ये जोधपुर से थे। तो इन्होंने तरुण राजस्थान के साथ संपादक थे। तरुण राजस्थान क्या था, वही नवीन राजस्थान का बाद में नाम किया था, 27 में यह नाम हो गया था। वो अजमेर से राजस्थान निकली थी 1930 में। राजस्थान कहाँ से निकली, अजमेर से। 1931 में आगरा से निकली थी। और इन्होंने क्या निकाला था, प्रजा सेवक नाम से साप्ताहिक पत्र प्रकाशन का संपादन किया था। प्रजा सेवक ये इम्पोर्टेंट है। प्रजा सेवक, इसका नाम भी प्रसाद है, अचलेश्वर प्रसाद शर्मा। तो प्रजा सेवक जोधपुर में उम्मेद भवन बना हुआ है, प्रजा से नहीं बना है। तो इस तरह से याद रखना, प्रजा सेवक अचलेश्वर, अचल अजयेश्वर प्रजा सेवक कहलाता है। तो ये हो गया अपना लगभग पूरा। इसमें ये वाला टॉपिक मैं अगले वाली एक वीडियो बनाऊंगा छोटी सी, उसमें 25 साल याद करा दूंगा आपको कैसे क्या हुआ है। चलो ठीक है, बाय, गुड नाइट, सोते हैं, 2:45 बजेगी।